सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच होता हुआ बाजार में कारोबार बचा है। आखिरी 1.5 घंटा मजबूती कुछ और बनेगी या फिर आज अटके रहेंगे इसी रेंज में? कैसा रहेगा बचे हुए समय का ट्रेड और क्या करें कल वीकली एक्सपायरी की तैयारी, इस पर होगा खास फोकस। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। स्वागत है आप सबका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। इंडेक्स में आपको फिर भी ठीक ठाक कारोबार दिख रहा होगा, बट स्टॉक्स पर एक बार फिर से आज भरपूर एक्शन है। और बाजार के इस एक्शन में आपको क्या करना है, मौके कहाँ हैं और डेटा क्या कह रहे हैं, ये सब जानेंगे अनिल जी के साथ। फिलहाल तो पहले बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? बड़ी बातें यही है दीप कि बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। बाजार में 19,450 के आसपास सपाट है, लेकिन हल्के हरे निशान में, अच्छे हरे निशान में निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी माना जाएगा, जो सेंचुरी मार्कर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1/4% की मजबूती के साथ 44,850 पर। और सेंसेक्स में 50 अंकों की है मजबूती। सरकारी बैंक और NBFC शेयर आज थोड़े बेहतर है। एनर्जी शेयरों में अच्छी खरीदारी है। गेमिंग कंपनियों को लगा है झटका और डेल्टा कॉप 22% लुढ़क कर आज ट्रेड करता हुआ दिखा है। डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में आपको नजर आएंगे, 20-25 पॉइंट ऊपर है इस वक्त। और यूरोप के बाजार आधा से 1% मजबूत आपको नजर आएंगे। तो मिला जुला सा कारोबार आपको विदेशी बाजारों से आते हुए इस वक्त आपको नजर आएगा। ये आपके लिए अभी तक का पूरा रुझान इस वक्त आता हुआ ये थी। बिल्कुल सर। और निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन भी देखें तो 1:1 का इस समय थोड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज का अच्छा सहारा है। चुनिंदा बैंक्स की तरफ से भी सपोर्ट आ रहा है, बट आज ऑटोज FMCG थोड़ा कमजोर दिख रहे हैं। एनीवे, इवनली प्लेस्ड है बाजार। अच्छी बात है कि पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड कर रहा है। और मिड कैप स्मॉल कैप में तो आज फिर से अच्छी तेजी आ रही है सर, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आ रही है। स्मॉल कैप स्पेशली 2 दिनों में बढ़िया मूव आ गई है। बिल्कुल दीप, तो ओवरऑल मार्केट में कहीं कोई खास समस्या है नहीं। और अगर लगातार तीसरे दिन भी निफ्टी हरे निशान में बंद होता तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। इनफैक्ट आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। उसकी वजह भी आज सुबह हम बात कर रहे थे 0.67 के पुट कॉल रेशियो पर बैंक निफ्टी नियर ओवरसोल्ड पे आ रहा था और हल्का फुल्का कमजोर होने के बाद वहां से रिकवरी। इंटरेस्टिंग बात यह दीप कि कल के लोज को बैंक निफ्टी ने तोड़ा नहीं है। 44,663 का कल का लो था, आज 44,683 का लो है। तो कल के लोज के आसपास बैंक निफ्टी रुककर थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो एक अच्छा संकेत बैंक निफ्टी के लिए वो है। दूसरी और ऊपर की तरफ 44,925 के आसपास का हाई बनाए, 45,000 भी पार नहीं किया, तो बिल्कुल परफेक्ट रेंज को ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन थोड़ा बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं, हल्के बाजार की वजह से, या फिर यूँ कह सकते हैं थोड़ी ओवरसोल्ड पोजीशन बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखी उस वजह से। निफ्टी सिमिलरली 19,400 19,500 वही 100 पॉइंट की रेंज है। 19,500 के आसपास वहाँ प्रॉफिट बुकिंग है, 19,400 के आसपास सपोर्ट है, उसी रेंज को ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए अपने ये बात कर रहे थे कि इंडेक्स में मौके कम बनेंगे। सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आज भी आपके लिए रखना ठीक रहेगा कल की तरह। कल भी इसलिए रेंज बाउंड मार्केट था, स्टॉक में मौका मिला। आज भी रेंज बाउंड मार्केट और स्टॉक्स में देखिए आज भी मौके है। सो आई थिंक दीप उसी स्ट्रेटेजी के साथ चलना ठीक रहेगा। आज का दिन बचा हुआ समय बेहद अहम है। अब देखिए इस वक्त 2 बजे से लेकर कल 9 बजे तक बहुत सारी बाधाओं को पार करना है आपको। पहले तो 2 बाधाएं आपके HCL टेक और TCS के रिजल्ट के तौर पर आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद बाधा आएगी आपको आज शाम को हमारे महंगाई के आंकड़े की, जो बढ़कर आने की संभावना है 4.5-4.6%। बिल्कुल। फिर उसके बाद रात को अमेरिका का महंगाई का आंकड़ा। बिल्कुल। तो इन 3 बाधाओं के बीच में जितना हल्का रहे आइदर साइड 3 दिन निफ्टी बढ़ने के बाद क्या पता चौथे दिन घट जाए जी। 3 दिन बैंक निफ्टी घटने के बाद आज थोड़ा मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब कल क्या हो पता है। सो अनसर्टेनिटी बहुत सारे डेटा पर निफ्टी को अनसर्टेन करने के लिए IT है, बैंक्स को अनसर्टेन करने के लिए इन्फ्लेशन का डेटा है, और दोनों को अनसर्टेन करने के लिए अमेरिका की महंगाई के आंकड़े है ना। तो इन सब के बीच में जितना आप हल्का रहेंगे उतना बेहतर है। सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक जहां बढ़िया ब्रेकआउट है, बढ़िया मजबूती की अच्छी स्टोरी है, वहां पर ठीक है। हल्के फुल्के ट्रेड न लें, हाई कन्विक्शन ट्रेड लें। बचे हुए 1.5 घंटे में हाई कन्विक्शन वाले ट्रेड लें, अंदाज वाले नहीं लेने, अभी नहीं लेने। हाँ, अंदाज वाले लेने तो 3.5 तक की लेने, 3.5 के बाद के लिए नहीं लेने, समझ गया। क्योंकि ये आज का दिन अंदाज वाले ट्रेड का नहीं है, कन्विक्शन वाले ट्रेड का। और जहां ट्रेड में कन्विक्शन कम हो, आज आराम से एंजॉय करें लाइफ को। और एंजॉय करने के लिए मेरे पास आपके लिए 2-3 चीजें हैं। अच्छा, एक तो विशेष है, एक बहुत विशेष चीज है। मेरा बहुत दिनों से मन हो रहा, कहाँ गेस्ट कौन आ गए जो जल्दी आ गए, जो जल्दी आए उन्हीं को बताओ। बाकी जो 2:30-3 बजे आते हैं उनसे मेरा कोई मतलब नहीं। देखा बताइए कौन खास अच्छे लोग हैं जो जल्दी आ गए हैं। बंसल जी तो आ ही गए होंगे। बंसल जी के तो जल्दी आने की और भी वजह होती हैं। हाँ। घर पे करे क्या। ओके। और आशु सर भी आ गए हैं, हिमांशु जी भी आ गए हैं, सुमित जी भी आ गए। आप चारों के लिए मैं और दीप के लिए मैं ट्रीट देने की सोच रहा हूँ। क्या बात है सर, वेरी नाइस। कैसा लगा आइडिया? बहुत अच्छा आइडिया। चलिए तो आप थोड़ी सी देर ट्रीट ऐसे हम मुंह में पानी ना आ जाए तो नाम बदल दें। अरे सर
जल्द से जल्द करिए। हाँ, मुंह में पानी ना आ जाए, नाम बदल देना, ऐसी ट्रीट मैं आपको देने वाला हूं। अच्छा, मेरे तो अब तो ये जानना पड़ेगा है क्या, तो आने लगा है सुन के आने लगा है। और ऐसी चीज जो मतलब आपको पसंद ही आएगी, मतलब पसंद ही आएगी, 100%। चलिए सर, तो इंतजार है। उसका थोड़ा सा इंतजार करें, तब तक आइए जल्दी से एक बार मार्केट वाला मामला। तो मार्केट में दीप सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 500-525 के नजदीक आएगा निफ्टी तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। 400-425 के आसपास हल्की फुल्की है, तो वो भी थोड़ी थोड़ी है, एकदम थोड़ी है, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही खरीदना है। स्टॉक सेक्टर पे रहना है। बैंक निफ्टी में सिंपल है, 44,700 के आसपास हल्की फुल्की खरीदारी, 44,945,000 के आसपास हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग, बस और कुछ नहीं। ज्यादा कुछ इंडेक्स में करने के बारे में सोचो भी मत आज, एंजॉय करो, एंजॉय करें, पार्टी आ रही है। ठीक है सर, पार्टी आ रही है। चलिए, बट एक चीज़ है जिससे ऑफ कोर्स बाजार का मूड भी बदला है, कुछ ट्रेडर्स और निवेशकों का भी मूड थोड़ा बिगड़ते हुए दिखा है। वो आज जो डेल्टा कॉप में रिएक्शन आया है जीएसटी रेट आने के बाद, 28% जीएसटी जो रेट लग रहा है। एक बार डेल्टा कॉप पर आपकी भी राय लेना चाहूंगा, बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, हमने काफी बार इस पर बात करी है, हमारी लिस्ट में भी रहा है। क्या व्यू बनता है सर? एक बार नहीं, कई बार लगातार बार हमने 150 रुपए, 160, 165, 180, 190 और 210, 220, 25 तक भी रिकमेंड किया है। और उसके बाद स्टॉक 260, 70 तक भी पहुंचा है। हमारे टारगेट जो थे लगभग अचीव भी हुए, और कई बार ट्रेडिंग का मौका भी दिया। काफी लोग अब पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल के मजे भी ले रहे हैं। लेने चाहिए, लाइफ में मजे तो लेते रहने चाहिए, मजे लेने में कौन से पैसे लगते हैं। लेकिन हाँ, अगर 200 रुपए वाला स्टॉक 180 वाला 260 हो जाए, 270 के टारगेट हो, तो काफ़ी कुछ। और बाकी इस तरह की चीज़ें जो अनसर्टेनिटी वाली है, तो आती हैं, वो तो कभी भी आ सकती है। ऐसा तो नहीं कि अनसर्टेनिटी वाली चीज़ किसी को पता नहीं थी कि अचानक से, सबको मालूम था कि ये डिसीजन आने वाला है, किसी भी तरफ जा सकता था। कोई अगर 20% ऊपर नीचे की रिस्क नहीं लेना चाहे तो एग्जिट कर ले। अच्छे भाव में एग्जिट हो रहा था कल जी। ऐसा तो नहीं कि आपको 250 260 का भाव बढ़िया ही भाव जी, अगर जो साल भर का हाईएस्ट लेवल के आसपास है, तो ऐसा भी नहीं कि आप साल भर में खरीदे तो नुकसान में हो। इन एनी केस वो तो सब अपना अपना व्यू है। लेकिन जहां तक डेल्टा कॉप पे इम्पैक्ट का सवाल है, जो मैं समझ पाया हूँ दीप, और जो आज हमने सुबह नज़ारा से बात की, हमने सुबह ऑन मोबाइल ग्लोबल से बात की, दो चीज़ें समझने लायक है कि डेल्टा पे कितना असर पड़ सकता है, वो समझना जरूरी है। पहली चीज़, डेल्टा का 85% बिजनेस कैसीनो से है, 15% ऑनलाइन गेमिंग से। पहले 15% ऑनलाइन गेमिंग की बात कर लें, जहाँ झटके ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में क्या है, अगर आप पैसे लगा रहे हो, ठीक है, करेक्ट, तो जैसे आपने पैसे लगाए, पूरा 28% जीएसटी कट गया, तो उतना कट के ही आपका पैसा लगना है, राइट। आप 100 रुपये लगा रहे हो तो वो आपके पैसे 78 रुपये लगेंगे 1.28 के हिसाब से, यानी कि आपके 22 रुपये कम लगेंगे। आप उतनी बेटिंग ही कम करें। तो 15% जो बिजनेस ऑनलाइन गेमिंग का है, जो अड्डा 52 और ये सारी इनकी जो इससे आता है, उस पे झटका है। ओके, ठीक है। लेकिन एज ऑफ नाउ ये 15% रेवेन्यू जो आ रहा है डेल्टा का, वो सिर्फ टॉप लाइन में है, बॉटम लाइन में जीरो है, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ ब्रेक इवन पर चल रहा है, प्रॉफिट कर ही नहीं रहा। राइट, तो न प्रॉफिट कर रहा है न नुकसान कर रहा है। सो इसलिए डेल्टा के प्रॉफिट पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नेचुरली उसका क्या फर्क पड़ेगा, एक, वो बिजनेस उठने में अब वक्त लगेगा। दो, अड्डा 52 का आईपीओ जो लाने की तैयारी डेल्टा की थी, अब वो ठंडे बस्ते में गई। आएगा नहीं आएगा, कब आएगा पता नहीं। तो ये 15% है, लेकिन रेवेन्यू पे, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट लिमिटेड है। अब आइए 85% बिजनेस जो कैसीनो का है, ठीक है, जहां पर क्या था, पहले क्या था कि कैसीनो में आप गए, 100 रुपए के आपने खरीदे जी चिप्स, ठीक है, उसमें से जितनी कमाई डेल्टा की है, जितना कमीशन से 10 रुपये उन्होंने लिया, तो 10 रुपये पे आपको जीएसटी भरना है। अच्छा, करेक्ट। अभी बदला क्या है, 100 रुपए की चिप्स मैंने जाके खरीदी, 100 के 100 रुपए पे 28% दे दो, ठीक है, स्ट्रेट अप दे दो। हाँ, अब स्ट्रेट आपके लग गया, आप कितना खेले क्या खेले वो नहीं। सो अब इसमें 2-3 चीजें अभी क्लैरिटी आना बाकी। फॉर एग्जांपल, मैंने 100 रुपए की चिप्स खरीदी, मैंने 50 ही खेले, 50 वापस रिटर्न करूं तो क्या उसमें जीएसटी रिफंड होगा? नहीं होगा, करेक्ट। अगर नेचुरली अगर मैंने चिप्स यूज नहीं की तो मिलना ही चाहिए। 100 रुपए की मैंने चिप्स खरीदी, 1000 जीत लिए मैंने, तो क्या बाकी 900 पे भी मुझे और जीएसटी देना नहीं देना? कायदे से जिस हिसाब से, तो अगर चिप्स खरीदने पे आप लगा रहे तो नहीं देना होगा। अब तीसरा सवाल है कि क्या डेल्टा वाकई में पास ऑन कर पाएगा। तो दो चीजें हैं, एक कस्टमर इसे ले सकता है या नहीं, और दूसरा कंपनी की कैपेसिटी है कि नहीं कस्टमर को देने की। तो डेल्टा ने 5 करोड़ के लाइसेंस के साथ शुरुआत की थी, आज 3 लाइसेंस इनके पास है। जो 5 करोड़ का लाइसेंस आज 30 करोड़ दे रहे हैं, 90-100 करोड़ लाइसेंस में खर्च कर रहे हैं, फिर भी डेल्टा प्रॉफिटेबल है, राइट। पहले टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स जो 15% लगता था, उससे 28% हो गया, उसके बावजूद है। सो आई थिंक काफी हद तक डेल्टा पास ऑन कर पाएगा। अच्छा, कर पाएगा। देखो, जिसको जाके खेलना है वो खेलेंगे, हाँ, है ना। आशु जी को मैं अभी पूछ लूंगा। हाँ। लेकिन पॉइंट ये है कि काफी हद तक पास ऑन कर पाएगा, नो डाउट। थोड़ा बिजनेस पर असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मुझे लगता है कि समझो, जैसे मैंने 100 रुपए की चिप्स खरीदी और 50 वापस दिए, उसमें मेरा जीएसटी रिफंड हो गया, तब तो ठीक। अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा,
भाई साहब ये लो 100 रुपए, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ चिप्स देते जाना, है ना। मेरा 50 खत्म हो गया, अब 25 की और दे दो, बार बार लूंगा, एक बार नहीं लूंगा, ताकि रिटर्न देने का झंझट ना हो। तो लेकिन क्या होता है, एक बार आपसे एक सारी लेके आके बैठ जाते हो तो करते रहते हो, बार बार लेने में थोड़ा फिर साइकोलॉजी में थोड़ा कम हो जाता है खेलना। तो थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा इस पे, बिजनेस पे, लेकिन शायद उतना ना आए जितना बाजार डर रहा है। क्योंकि डेल्टा अल्टीमेटली डेल्टा के ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अभी वो पास ऑन करने में, कस्टमर का माइंडसेट बनाने में 3 महीने लगता है, 6 महीने लगता है, 1 साल 2 साल लगता है। ये डेल्टा का मैनेजमेंट ज्यादा अच्छे से जानता है उनके बिजनेस को, मैं नहीं जानता, राइट। लेकिन अल्टीमेटली वो पास ऑन करेंगे जरूर। तो थोड़े समय के लिए आपकी स्टोरी स्लो हुई है, खत्म नहीं हुई, बंद नहीं, ऐसा नहीं कल को कैसीनो पे ताला लग जाएगा। अच्छा, वो कुछ नहीं हो रहा। अल्टीमेटली जो कैसीनो खेल रहा है उसके लिए कैसीनो खेलना महंगा हो गया। ये हुआ, राइट। कंपेयर टू जो क्रिकेट वाली ये सारी आपकी फैंटेसी लीग्स वगैरह जो है, उसमें क्या है, उसमें आपको क्योंकि आप वहां पे पैसा जैसे ही लगाते हो, आपको सारे पैसे पे जीएसटी दे देना है। यहाँ पे चिप्स पे सारा दे देना है, राइट। वहां पे वापस कुछ नहीं आता, प्राइस आता तो आता है, वहां पे भी जो प्राइस आएगा प्राइस पे कुछ नहीं देना जी। और यहाँ पर भी आपने चिप्स खरीदी, चिप्स पे जीते तो उस हिसाब से जीते, उस पर कुछ नहीं देना, लेकिन ज्यादातर चूंकि हम जानते हैं कि दोनों में हारते हैं, राइट। तो खाली रिटर्न वाले पे, वहां तो रिटर्न वाला सवाल ही नहीं। अगर यहाँ मैंने चिप्स वापस दी तो उस पर मुझे जीएसटी रिफंड मिलेगा नहीं। कुछ एक सवाल है जो आगे पता चले। तो एक बार जरा मैं आगे बढ़े उससे पहले आशु जी तैयार है तो, और सारी इतनी बातचीत निकली है तो आशु जी से समझना चाहता हूँ। आशु जी तो चैनल चेक भी कई बार कर चुके हैं, तो आशु जी क्या लगता है आपको, डेल्टा के लिए क्या पास ऑन कर पाएंगे, वक्त लगेगा, कैसे क्या होगा, जरा समझाएं। अनिल जी, आपने जो अभी कंक्लूड किया है ना, बहुत बढ़िया से किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने बताई कि जो सबसे बड़ा इफेक्ट आएगा वो ऑनलाइन बिजनेस पे आएगा। दूसरा अनिल जी, ये जो अब ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो भी आपने बोला कि कितने चिप्स क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से लिए जा रहे हैं, कितने कैश से लिए जा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। अनिल जी, ये सरकार ही है, देखो हर तरह से जो टैक्स पे मतलब इतनी मारामारी कर रही है, तो आप कहाँ छोड़ रहे हो अनिल जी इंडिविजुअल को। मतलब आप पहले 72 रुपए कर दोगे 100 रुपए का जो खेले, उसके बाद अगर जो जीतेगा अनिल जी उस पर 30% टैक्स भी लग जाएगा, तो मतलब आदमी कहाँ जाएगा। और अनिल जी कोई सारे के सारे लूप होल्स क्या कहते हैं, जिसको हम टैक्स एफिशिएंसी कहते हैं, हर तरह से होती जा रही है। और एंड ऑफ द अनिल जी, जब हर साल में 6 महीने में कभी ऐसी डिस्कशन होती है, कहता हूँ कि मुझे एक डिफरेंस बता दो जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर आप जैसे और मेरे जैसे को, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, फॉर्म 16 के हिसाब से टैक्स कट जाता है, एक बेनिफिट हो मुझे और आपको जो बाकियों से हो। और अनिल जी रही बात ऐड करूंगा अनिल जी, डेल्टा का 30 से 35% बिजनेस जो है अनिल जी, वो जो एंट्री होती है ना, जो 2000 रुपए पर हेड, 3000 रुपए पर हेड या 4000 रुपए पर हेड, डिपेंडिंग ऑन दी कौन सा वाला बैंड खरीदते हो, जिसमें लोगों को एक एक्सपीरियंस मिलता है, वो 500 रुपए के चिप मिलते हैं और वो खाना पीना होता है। तो अनिल जी बहुत बड़ा बिजनेस था डेल्टा का, 30-35% वहां पे भी शिफ्ट हो गया। मतलब दैट्स अ वेरी बिग बकेट। जैसे आपने बोला 15% ऑनलाइन है, तो अनिल जी 160 और 180 के बीच के प्राइस में अगर डेल्टा दोबारा आ जाए तो मुझे लगता है कि फिर वो लेने वाला हो जाएगा। और हो सकता है अनिल जी स्लो मूवर हो, थोड़ा सेटल हो, लेकिन अनिल जी एक चीज अभी भी है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील भी होगी इसकी, क्योंकि अभी भी अनिल जी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में है, उसमें मेजॉरिटी फेवर में नहीं थे इम्पोज करने के, तब भी ये लगा है, क्योंकि एक भी अगर नहीं मानेगा तो लगाना पड़ जाता है। इस तरह का कुछ ऐसा सुनने में आया मुझे। और अनिल जी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और एक चीज अनिल जी जो आपने बोली, जिसको जाना है उसको जाना ही है। अनिल जी आज आप एसटीटी और डबल कर दो, यहाँ पे सर्विस चार्ज जीएसटी और बढ़ा दो ऑप्शन के ट्रेड पे, वंस एन ऑप्शन सेलर वंस एन ऑप्शन ट्रेडर विल ट्रेड। तो अनिल जी कैसीनो में भी थोड़ा बहुत डेंट जरूर आ सकता है। क्या कर रहे हो आशु जी, कैसे कैसे आइडिया दे रहे हो एसटीटी डबल करने का, मरवाओगे आप तो सबको। ऐसा आइडिया में तो गलती से पहुंच गया, दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले तो अनिल जी मैंने कंडेम किया है, अनिल जी मैंने तो टैक्सेशन को कंडेम किया है। अनिल जी टैक्स रिजीम ऐसा होना चाहिए कि लोग चला के टैक्स देने आए, ना कि आप पकड़ के टैक्स लो। तो अनिल जी वो तो क्या बात, अमेजिंग, सही है, बिल्कुल सही है। मतलब वो चाणक्य ने कहा था ना क्या कि वो मधुमक्खी की तरह आप टैक्स लो, फूल में से उतना ही मधु निकालो बिल्कुल तकलीफ ना हो, फूल खिलता रहे, खुशबू देता रहे, एकदम अच्छा लगे। इतना मत चूस लो कि फूल ऐसा हो जाए बिल्कुल। क्या वैसा ऐसे कुछ कहा था ना जाने के साथ। कुणाल जी जरा गूगल करके आप तैयार करिए जब तक आशु जी पूरी बात करें अपना। जी आशु को मैंने गूगल नहीं जी। अच्छा एक मिनट आशु जी, एक मिनट मैंने कौटिल्य का अर्थ जी कुणाल जी।
अनिल जी, मैंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा है अनिल जी, और आप जो कह रहे हैं अनिल जी 100% सही है अनिल जी। बिल्कुल यही शब्द थे उनके कि अनिल जी इसी तरह से कर वसूली, लगान वसूली होनी चाहिए कि बिल्कुल महसूस ना हो। तो अनिल जी 100% आपकी आदर्श बिल्कुल 100%। नहीं, मैंने गलत बोले, चाणक्य, कौटिल्य, इसलिए अच्छे लोग साथ में पैनल पर रखना इसलिए जरूरी लाल जी। हाँ, वो तुलसीदास जी भी कहे निंदक नियर राखिए, जो आपकी आलोचना करने वाले हो, आपको गलत करे तो बताने वाले हो, या मतलब सही बताने वाले हो, जैसे हमारे कुणाल जी, ऐसे रखना जरूरी है, जैसे आशु जी। हाँ, कभी कभी गलत में भी बोलते, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर में तो सही में ही बोलता है। जी आशु सर। तो अनिल जी, जो मैं कह रहा था, इसमें 2-3 चीजें हैं जो आगे अनफोल्ड होंगी। और अनिल जी, सबसे बड़ी बात डेल्टा के अंदर ये अनिल जी, इन स्टॉक्स में इसीलिए यही रीजन होता है कि जो टैक्स इम्प्लीकेशन और जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन पॉलिसी की इतनी ज्यादा होती है कि तभी वो वैल्यूएशन नहीं मिल पाती है। अदरवाइज अनिल जी, ऐसा कैश का अगर कोई बिजनेस हो, कुछ हो, तो अनिल जी अगर उसको मल्टीपल देने में आ जाए तो 500,000 का भी डेल्टा हो सकता है। इसीलिए गेमिंग स्टॉक्स, इस तरह के स्टॉक्स हैं कि ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, तो कोई बहुत लंबी तेजी की बात नहीं करता, बिकॉज दे डोंट गेट दैट काइंड ऑफ वैल्यूएशन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो अनिल जी, मैं तो फिर बोल रहा हूं, जो हमने ओरिजिनल स्टार्ट किया था पहली बार भी और दूसरी बार भी, 150, 60, 70 में बुरा स्टॉक नहीं है, थोड़ा पेशेंस टेस्टिंग हो सकती है, और अगर अनिल जी एक कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई इनके फेवर में तो जैकपॉट भी लग सकता है। तो अनिल जी, जिसके पास है उसके लिए डेफिनेटली तकलीफ है, जरूर होती है कि आपका स्टॉक एक ही दिन में 20-25% आ जाए, लेकिन अगर अनिल जी 160-70 के पास आएगा तो दोबारा लेना चाहिए, जिसमें मैंने बताया कि 15% ऑनलाइन का इफेक्ट है, वो फ्यूचर आईपीओ नहीं आएगा। लेकिन अनिल जी, जो उनका जो ओवर द काउंटर सेल बढ़ी है पिछले 2-3 सालों में, वो बहुत अच्छा उनका बकेट बन गया है, विच इज 30-40%, विच इज ए बिग नंबर फॉर ए कसिनो, जिसमें लोग अनिल जी सिर्फ एक्सपीरियंस, खाने पीने, घूमने और उसके लिए आते हैं, नॉट फॉर प्लेइंग। अगर आज भी देखो अनिल जी, वहाँ पे जितने लोग जाते हैं, अगर फैमिली भी जाती है या 4-4 लोग भी जाते हैं, एक खेल रहा होता है या 2 खेल रहे हैं, 50% तो वैसे ही देखने वाले हैं। तो अनिल जी, वो भी एक अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऑल इज नॉट लॉस्ट। आज पता चला चैनल चेक की इंपॉर्टेंस क्या है। ऐसे मंसल जी, चैनल चेक हर जगह 101%, 100% नहीं, 101% आशु जी ने सही कहा है ना। मेरे जैसे लोग वो ऐसा होता है जो दूसरे खेल रहे हो जाके खड़े होकर देखते हैं। बिल्कुल, हाँ, मतलब 5 में से 4 तो देखने वाले होते हैं, पैसे तो उनके भी लगे टिकट के। बिल्कुल 100% सही कहा एकदम। उनका जो लोअर फ्लोर वाला एरिया है, उसमें आप देखोगे आधे से भी ज्यादा लोग सिर्फ वहां पर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बहुत कम खेल रहे होते हैं, आधे से ज्यादा तो वहां पे बैठ के बस ऑब्जर्व ही कर रहे होते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पर, समझें कि क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करेंगे। बार-बार लगातार जाने का ही नतीजा है, पता चला आप इतनी गहरी रिसर्च कर पाते हैं। करेक्ट, कस्टमर बिहेवियर पर, है ना। ओके आशीष जी, मजा आ गया, वंडरफुल, वेरी नाइस। आइए, तब तक जल्दी से ट्रिगर्स आपके लिए बताने वाले हैं कुशल। शुरुआत करेंगे वेस्ट इंडीज से। कुशल बताएं। सर, वेस्ट इंडीज क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, आपको जो पता है पहले बता दो, जो आप नहीं बताएंगे उनमें से कुछ पूछूंगा। तो फिर सर मेरे लिए क्या ऐड ऑन रहा है? आप बता दो। आज रात से वहाँ टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। टेस्ट मैच पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है शाम को 7:30 बजे से। बहुत आसान सवाल पूछता हूँ आज मैं आपको, कितने खिलाड़ी खेलेंगे बताइए? सर 11-11। और बाहर 12th मैन का कौन गिनेगा? ओके, बताइए बाकी टॉस कौन जीतेगा? बताइए और क्या क्या है ट्रिगर्स। तो इसके अलावा ट्रिगर्स में सबसे पहले तो निफ्टी से HCL टेक और TCS बाजार बंद होने के बाद ही इनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे आपके सामने। साथ ही कैश सेगमेंट में 5 पैसे कैपिटल और आनंद राठी वेल्थ के नंबर्स पर भी नजर रखनी है कि जून महीने का हमारा CPI आंकड़ा और मई महीने के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आंकड़े, इस पर भी आपको फोकस करके चलना है। स्पाइस जेट बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। साथ ही आशन्या हाउसिंग, यहाँ पर बायबैक को लेकर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। HDFC के शेयर में ट्रेडिंग का आज आखिरी दिन होगा। सभी FNO कॉन्ट्रैक्ट्स आज की क्लोजिंग से एक्सपायर हो जाएंगे। NSE इंडाइसेस में निफ्टी में LTI माइंट्री जुड़ जाएगा आज की क्लोजिंग से, और साथ ही HDFC लिमिटेड बाहर होगा, और सेंसेक्स में भी JSW स्टील का एडिशन हो जाएगा आज की क्लोजिंग के बाद, और HDFC लिमिटेड ऐड होगा। साथ ही जून महीने का CPI आंकड़ा, इस पर फोकस करके चलिए, जो शाम को US के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। और कल के दिन में निफ्टी से तो विप्रो अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी, और F&O स्पेस से फेडरल बैंक के नंबर्स पर रखिए नज़र। कैश सेगमेंट में एंजल वन, बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स और टाटा मेटालिक्स पर भी आपके ये जो है अपने नंबर्स घोषित करते हुए दिखेंगे। IQ लाइटिंग, यहाँ पर 50% एंकर लॉक इन इसका खत्म होता दिखेगा। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर फ्रांस में अपनी विजिट करते हुए दिखेंगे। तो 13 जुलाई यानी कि कल
से इनका फ्रांस का दौरा शुरू होगा। टाइटन एक्स डिविडेंड ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा, साथ ही एचडीएफसी बैंक के मर्जर की भी एक्स डेट है कल के दिन में। अमृतांजन हेल्थ केयर इनका जो बाईबैक था उसकी भी कल ही एक्स डेट है। इसके साथ साथ जून महीने का पीपीआई आंकड़ा यूएस के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। मई महीने का यूके का जीडीपी आंकड़े पर ध्यान रखिए, और ईसीबी की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी उसके जो डिटेल्स हैं वो भी पब्लिश होते हुए नजर आएंगे। अंत में शुक्रवार 14 जुलाई नंबर्स के लिहाज से एफएनओ में बंधन बैंक, कैश सेगमेंट में चुनिंदा नंबर्स में सीसीएल प्रोडक्ट्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स हैं। हैप्पीएस्ट माइंड क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार करते हुए दिखेंगे। वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस यहाँ पर इक्विटी जारी करने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। जून महीने का WPI आंकड़ा भी आपके सामने आएगा। चंद्रयान 3 2:35 पर यह भी श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, तो इस पर भी नज़र रखनी है। बड़ा इवेंट है हमारे लिए। साथ ही सेनको गोल्ड इसके IPO की लिस्टिंग होने वाली है, यहाँ पर भी नज़र रखिए। 9 स्टॉक्स एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए देखेंगे, जिसमें M&M, बॉश, अतुल लिमिटेड जैसे स्टॉक शामिल है। और अंत में जून महीने का जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस डेटा है यूएस के लिहाज से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ढेरों ट्रिगर्स के साथ साथ आपको जो नंबर्स आने वाले हैं अर्निंग सीजन में वो भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और नंबर्स की आज से ही हो रही है शुरुआत भी। एक मैच और भी है जो भूल गया। हाँ, एक मैच और भी है। कौन सा? इंडिया बांग्लादेश। कौन सा वाला? महिला क्रिकेट। अच्छा, पहला मैच जीत चुकी, दूसरा वाला आज दूसरा वाला। हाँ बिल्कुल T20 चल रहा है, मिस हो गया। याद करके आना दोनों टीम के कैप्टन कौन है, अभी नहीं पूछ रहा अगली बार के लिए पता चला कुशल ने तो बोला जॉब छोड़ के कोई स्टार स्पोर्ट टाइप ज्वाइन कर लूं मैं। बोले मैं जरा साल भर वहां ट्रेनिंग करके आ जाता हूँ। क्रिकेट में अपडेट्स लिखा ही नहीं है मैंने, सिर्फ इसी पे ही रिसर्च किया। चलो आज के बाद हम हमारा पर्पस पूरा हो गया। हम जो आपको क्रिकेट की वजह से परेशान करना चाहते थे हम सक्सेसफुल है, आगे से अभी कोई बात नहीं। चलिए आइए बढ़ते आगे, और अरमान के भी बाकी हैं कुछ खबरें। अरमान जल्दी से बताइए। जी सर, IPO अपडेट्स में सबसे पहले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर बढ़िया जो है सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। कुल सब्सक्रिप्शन लगभग 2 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा तो 7.5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। स्टील स्ट्रिप बिल्स यहाँ पर जो नतीजे आए हैं, आप आय में अगर आप देखेंगे तो आय में आपको बढ़त दिख रही है, लगभग 2.7% के आसपास की बढ़त दिख रही है। और मार्जिन में भी आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 10.76% से बढ़कर लगभग 10.8% के आसपास आते हुए दिखे हैं। ऑनमोबाइल ग्लोबल यहाँ पर Q1 FY24 का जो आप अपडेट आया है, इन्होंने बताया कि जो चैलेंजेस अरीना में वहाँ पे ग्राहकों की संख्या 42 से बढ़कर 54 हो गई है। लगभग आप दिखेगा 29% के आसपास की ग्रोथ आती हुई दिखी है। मार्क्संस फार्मा यहाँ पर एक दवा की अर्जी को US FDA से जो है अंतिम मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और इस दवा का उपयोग अगर आप देखें तो बुखार और दर्द के इलाज में इस दवा का उपयोग किया जाता है। CM का जून का डेटा आया है, जिसमें कुल जो गाड़ियों की बिक्री है वो 16.1 लाख से बढ़कर 16.6 लाख यूनिट्स हुई है। वहीं अगर आप 2 व्हीलर्स की बात करें तो 13.1 से बढ़कर 13.3 के आसपास आती हुई दिखी है। मारुति सुजुकी यहाँ पर SCNG टेक्नोलॉजी से लेस जो SUV फ्रोनॉक्स वो लॉन्च हुई है, उसमें अगर आप शुरुआती कीमत अगर आप देखेंगे उसकी 8.4 लाख के आसपास है। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स है, जिसमें बसगांव डॉग 7.7 लाख, साउथ इंडियन बैंक 46 लाख, जोमेटो 27 लाख, BL 8 लाख, इजमाई ट्रिप लगभग 2 करोड़ के आसपास, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक 22 लाख और स्टार हेल्थ 70 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें। आइए, ढेरों कॉल्स भी हैं तैयार है, लाइन लगा के एक कब से इंतजार में बैठेंगे कि ये चुप हो तो हमारा नंबर आए। आ चुका है आपका नंबर, बिल्कुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। कभी कभी हम जो फील करते हैं वो आपको भी फील करना जरूरी है। ओके हिमांशु जी बताएं सर। जी अनिल जी, कतार लंबी है और ट्रीट का शो है, तो मैं इकट्ठे 2 कॉल दूंगा फिर शो एंजॉय करूंगा जी। तो पहले खरीदना है NMDC अनिल जी, जो कि 2 से 3 दिनों के लिए एक पोजिशनल कॉल है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक एक बेस बना चुका है 105-106 रुपए पर, और यहाँ पर एक अच्छी तेजी 2 से 3 दिनों में बनते हुए नजर आ सकती है। एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन विद इन अ डबल बॉटम बनता हुआ नजर आया है, जिसमें राइजिंग हाइज के साथ पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बने हैं। तो यूजुअली ऐसे पैटर्न्स काफी रिलायबल होते हैं। मेरा मानना है 115-118 रुपए तक का मूव यहाँ पर आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिलेगा। NMDC में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 107 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है। दूसरी खरीदारी की कॉल है अनिल जी अपोलो हॉस्पिटल्स में, जहां पर मेरे को ऐसा लगता है कि एक काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम में से कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होने की कगार पर है ये स्टॉक। 5260 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पे खरीदारी करेंगे। 5220 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट 5320,
अगर स्टॉक अनिल जी पहला टारगेट हिट करता है 5320 का, तो 1 से 2 दिनों में यहाँ पर भी 5500 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अपोलो हॉस्पिटल्स है दूसरा स्टॉक जहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। उस स्टॉक से आपके लिए जहां पर करनी है खरीदारी, NMDC 115 और 118 के टारगेट के लिए, और साथ ही अपोलो हॉस्पिटल्स 5320 और फिर सीधे 5500 के टारगेट के लिए यहां पर करें खरीदारी। 5230 का लगाना है स्टॉप लॉस। ओके, तैयार हैं सचिन जी? BTS डबल टी। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, मेरे भी 2 कॉल्स होंगे, काफ़ी लंबी कतार होगी, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी शानदार मिल रहे हैं। तो पहला कॉल होगा पिरामिड एंटरप्राइजेस का। लगभग अगर हम इसका डेटा देखें तो एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पे एग्जिबिट हो रहा है एंड अपने वीकली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ने की ये तैयारी कर रहा है। तो यहाँ से अभी भी जो उछाल मिला है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव और भी एक्सटेंड होनी चाहिए। सो ट्रेडिंग के लिहाज से फ्रेश स्टॉप लॉस यहाँ पर लेना चाहिए लगभग अराउंड 955 पे, एंड 1030 एंड 1055 ये 2 टारगेट्स के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी पिरामिड एंटरप्राइज के फ्यूचर्स में। एंड फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर सिंजीन के काउंटर में भी हुआ है। एक काफी स्ट्रॉन्ग सेक्युलर बुल ट्रेंड में ये पर्टिकुलर स्टॉक लॉक्ड इन रहा था एंड पिछले कुछ दिनों से एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन यहाँ पर एग्जिबिट हुआ था। उस पर्टिकुलर पैटर्न का अभी फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्मेशन आ चुका है। तो लगभग 770 के आसपास इसका ब्रेकआउट जोन था। तो 768 के स्टॉप लॉस के साथ सिंजीन में अभी भी लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से 805 का टारगेट होगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 835 तक भी ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। सो खरीदारी करनी है सिंजीन में एंड पिरामिड एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में। तो 2 कॉल गुप्ता साहब की तरफ से, 2 कॉल उत्तेकर साहब की तरफ से और कुणाल जी राकेश जी की तरफ से भी आ रहा है। अब एक है या अनेक है वही बताएंगे, लेकिन मुझे आज याद आ गई वो गुजरा जमाना। अच्छा, कोविड वाला। हाँ, जब लोगों को लगता था बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, जो सामान जितना मिल रहा है वो ले लो। बिस्किट के 10-10 20-20 पैकेट ले आते थे। करेक्ट। बोला अच्छा पार्ले जी खाना नहीं मिल रहा तो टाइगर ही चलेगा, ला के रख लो। बाद में अलग बात है वो खा नहीं पाए, वैसे फेंकना पड़ा। देखो इधर हाथ जय भी खड़ा कर रहे हैं। बाकी जय की 3:25 के पहले नींद नहीं खुलती कॉल देने की। अभी जय को भी देना है, कोई नंबर लगेगा नहीं लगेगा। कुणाल जी राकेश जी भी देखो 2:45-3 बजे वाले अभी देना चाहते हैं। आशु जी आज धैर्य पूर्वक बैठे हैं। लेकिन आशु जी के धैर्य के विपरीत देखो वागले साहब नहीं दिख रहे? नहीं, शो में कहाँ है? लाइफ लाइन यूज करने वाले हैं वागले साहब भी। हाँ, वागले साहब बोले मुझे लाइफ लाइन यूज कर दी। बोलो देखो ये माहौल है। तो अलग ही दिन है सर। वाह भाई गजब हो रहा है। आइए बिल्कुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी सबसे पहले तो एक अपडेट है, चार्ट कॉर्नर से पहले एक अपडेट है। मैंने और कुणाल जी ने 290 के अराउंड CSB बैंक 290-92 के अराउंड CSB बैंक रिकमेंड किया था, और अब अनिल जी उसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो जिन्होंने ले रखा है होल्ड टाइट, सिट टाइट, जल्दबाजी ना करें बेचने के लिए। और चार्ट कॉर्नर पिक है श्रीराम फाइनेंस, जहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। टेक्निकली एक ब्रेकआउट है, तो श्रीराम फाइनेंस पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। नीचे के लेवल्स पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना और उसका ब्रेकआउट अब इस चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो श्रीराम फाइनेंस में हमारी खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस आप रखें 1790 1790 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 1840 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1865 रुपए का। 1865 के टारगेट के लिए श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी करें। PFC से एक दिन के ब्रीदर के बाद वापस जोर लगाते हुए नजर आ रहे। कल के ठंडे मौसम के बाद आज गर्मी खाते हुए बिल्कुल किसके लिए है? जय के लिए। जय का जैकपॉट। जी बताइए जी। जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। वेल आज अनिल जी अगर आप देखें तो NMDC में एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो इसी का फ्यूचर खरीदने की मेरी सलाह है। ट्रेड कर रहा है करीब 111.50 के आसपास अनिल जी, और एक क्लासिक डबल बॉटम पैटर्न में से ब्रेकआउट है इसमें विद अ वेरी बुलिश क्रॉसओवर इन इट्स
डेली मोमेंटम इंडिकेटर्स और वॉल्यूम्स में भी एक अच्छी बढ़त हमें पिछले कुछ दिनों में देखने मिली है। हाउएवर वॉल्यूम एक्टिविटीज़ की मोर और लेस सेम ही रहती है, वीकली एवरेज या मंथली एवरेज देखो तो, बट देन आज तो डेफिनेटली अबाव एवरेज ब्रेकआउट देखने मिला है एनएमडीसी में, इसीलिए इसका फ्यूचर्स 111.50 के आसपास खरीदे। इसके टारगेट्स इमीडिएटली जो बनकर आ रहे हैं दैट कम्स टू 118 से लेकर 123, ये दो पोजिशनल टारगेट्स देखने मिल सकते हैं एनएमडीसी में। स्टॉप लॉस एक छोटा सा रहेगा विच वुड बी एट 108.50। तो अगर आप देखें तो 3 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ये खरीदे तो लगभग सेकंड टारगेट 12 रुपये का बन रहा है। सो रिस्क रिवॉर्ड इज़ वेरी गुड एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एनएमडीसी में इस तरह का एक रिवर्सल देखने मिला है, एक अच्छा खासा फॉल आया है इसमें और अब एक रिवर्सल कन्फर्म हुआ है। ये है आपके लिए एनएमडीसी पर जय की तरफ से खरीदारी की राय आती हुई इस वक्त आई है। अभी भी एनएमडीसी, हाँ, हिमांशु जी ने भी आपको खरीदारी करने की राय दी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है। ओके, थोड़ी देर में सेठी साहब भी जुड़ने की तैयारी। सेठी साहब जुड़ जाए तो मैंने 2:30 बजे सेलिब्रेशन का टाइम रखा। 2:30 बज गए क्या दीप? बच गए सर, हाँ बच गए, 2:30 बज गए। तो सेठी साहब को जरा लाइन पे लाइए। मैंने लाइन पे लाया मतलब लाइन पे ही है ऐसे, लाइन पे लाया जाए मतलब कनेक्ट किया जाए। हाँ नहीं मतलब सेठी साहब के घर पे लाइन पे आने का मतलब अलग होता है ना कुछ और ही मतलब हाँ, तो सेठी साहब अगर आ जाएं तो बाकी हमारे एक्सपर्ट्स कहाँ हैं? सारे एक बार एक्सपर्ट्स को भी इंतजार है सर। और अगर आप लोग ट्रीट के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल है सर। फिर मैं भी रहे। ट्रीट के लिए कौन कौन तैयार है जरा मुझे बता दें भाइयों। हाँ चलो, वाह ये हुई ना बात, वेरी गुड। आई थिंक जय ने ध्यान नहीं दिया सर। जय ने मिस कर दिया। अच्छा जय मिस, जय लेट आए, जय आप लेट आए। आपने सुना नहीं कि मैं एक बड़ा ट्रीट देना चाहता हूँ। चलो जय तक थोड़ा हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए एक बार दीप आप भी तैयार है? मैं तो सर एक मिनट तो जरा स्टूडियो में लॉन्ग शॉट लीजिए जरा। हमने दीप के लिए मैंने और बाकी सब लोग खाली यहाँ से देख लें, संपर्क करें। हाँ जरा पहचान पा रहे हैं? थोड़ा जूम आया कैमरा आया। हाँ ये है हमारी आज की ट्रीट। वाओ, आज गूगल मनाने जा रहा है पानी पूरी डे। अच्छा, यस। तो दीप हम भी मैंने सोचा कि पानी पूरी डे मना लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। ओहो, बाकी हमारी मेरी ये पानी पूरी हमारे सारे दर्शकों के लिए और हमारे एक्सपर्ट्स के लिए उनके नाम पर। देखो जल्दी से खा लेना लीक होने के पहले। ले लेते हैं। हाँ वाओ, हमारे ऑफिस में इतनी अच्छी पानी पूरी मिलती पता नहीं था। बढ़िया सर, ये तो मजा आ गया। तो हाँ, कहाँ है हमारे भाइयों, पानी पूरी डे आज मनाया। अच्छा इंदौर में जी आज ही के दिन 2015 में एक भाई साहब है, उन्होंने 51 तरह की पानी पूरी बनाई थी। 51 तरह की? तब से उनका ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम पे। अच्छा, ये सेलिब्रेशन वहां से आया। ऐसे बढ़िया सरप्राइज है, ऐसे रोज दे दिया करिए सरप्राइज। रोज आए तब ना ऐसा दिन, कभी बर्फी डे। ये देखो हमारे सचिन जी भी साथ दे रहे हैं, पूरी नहीं से तो पानी पी रहे हैं। पानी पूरी जी कुणाल जी, पानी पूरी की ट्रीट कैसी लगी? अनिल जी देखिए, आप लोग अनिल जी उसका स्वाद ले रहे हैं, हमारे मुंह में पानी आ रहा है। तो अनिल जी ये ट्रीट से ज्यादा थोड़ा टॉर्चर जैसा महसूस हो रहा है। लेकिन अनिल जी एक मेरा प्रश्न है अनिल जी, ये आप लोग इसको पानी पूरी कहते हैं, हम लोग यहाँ दिल्ली में इसको गोलगप्पा कहते हैं, कलकत्ते में इसको पुचका कहते हैं, कहीं पर इसको बताशा कहते हैं। तो अगर अनिल जी आज वर्ल्ड पानी पूरी डे है या ये वर्ल्ड गोलगप्पा डे है, अनिल जी इसका असल में नाम क्या होना चाहिए? देखो ज्यादा एक्सेप्टेड पानी पूरी है, बाकी कैसे भी रखो अंदर जाने से मतलब है। करेक्ट, कैसे भी जाए मतलब है। लेकिन मैं सोचता हूँ किसी के दिमाग में आइडिया कहाँ से आया होगा और कब आया होगा कि पानी पूरी चीज कोई बनाई जा सकती है, ऐसे खाई जा सकती है। अभी तो जापान वाले भी आके खा के गए हम। हाँ बिल्कुल, जय आए थे उन्हें। हाँ जय भी आ गए। देखो जय, पानी पूरी डे आपकी फेवरेट है, मुंह में आ रहा है पानी? जी अनिल जी। हाँ अनिल जी, और इसका नाम अनिल जी एकदम सही है, पानी पूरी होना चाहिए अनिल जी। हाँ। इसको देखकर इमीडिएटली किसी के मुंह में भी पानी आ जाता है। अब हम क्या, तो चलिए आप भी सब लोग शाम को अपने अपने हिसाब से एंजॉय करें, पानी पूरी डे मनाएं। लेकिन आज ये दिन है जो गूगल की तरफ से मनाया जा रहा है। गूगल आप तो काफी हेल्थ कॉन्शियस हैं और खाते हैं पानी पूरी जब मौका मिले। कुछ चीजों में है ना वो रूल्स रेगुलेशन, एक्सेप्शंस आर अबव रूल्स। तो जहाँ पानी पूरी आ जाए वहाँ पे रूल ना पानी पूरी आ जाए, कुछ मेरे जो पसंद के फ्रूट्स हैं वो आ जाए, वहाँ कोई नियम लागू नहीं होता। फिर वो तो
कोई पानी पूरी देगी जिसके मुंह में पानी नहीं आया, इसका मतलब उसके सेंसेस बहुत वीक हो चुके हैं, कुछ न्यूरो प्रॉब्लम से उसको ठीक करवानी चाहिए। सेठी साहब आप तो देख रहे हैं ना टीवी पे? अरे बिल्कुल अनिल जी, पानी आ गया है बिल्कुल एकदम। आज तो बाजार बंद होने के बाद जाना ही पड़ेगा। अनिल जी मैं तो गलती हो गई, सुबह बोल देते तो मैं तो स्टूडियो आ जाता शो करने के लिए। अरे एक्चुअली हमको लेट पता चला, दोपहर में पता चला, दोपहर में पता चला कि आज पानी पूरी डे है। हमने कहा आज तो इसे मना ही लिया जाए। अब मैं आप आज सेठी साहब आपसे विनती है मेरी कि दोनों स्टॉक एक साथ बोल दें आप, और थोड़ा लंबा बोले, क्योंकि 1 2 3 5 पानी पूरी और है जो आपके बोलते बोलते हम खत्म करेंगे। हमें पूरा समय दिया जाए बोलने के लिए। ऑल योर सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स बिगुल। तो सेठी साहब दोनों स्टॉक एक साथ बताएंगे, उससे पहले सेठी साहब को एक बार बधाई देना बनता है। क्राफ्ट्समैन कल का स्टॉक बहुत ही जबरदस्त एक्शन में बढ़िया तेजी दिखाता हुआ सारे टारगेट हासिल करके छप्पर फाड़ के भाग रहा है। गजब की तेजी है, बधाई सेठी साहब। और आज के दोनों स्टॉक एक साथ बता देना, 5 पानी पूरी खाने जितना टाइम देना प्लीज। जी सर। थैंक यू सो मच अनिल जी। कल का क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन 4010 पे रिकमेंड किया, 4150 के टारगेट थे और आज 4188 के हाइज करे हैं। बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रहा है। और इसके अलावा अनिल जी सोमवार को मैंने इसी टाइम पे इसी शो में कहा था कि कम थर्सडे सब डिफेंस स्टॉक्स की बातें करेंगे, और मैंने एमटार टेक्नोलॉजीज को रिकमेंड किया था 1905 के लेवल्स पे। मेरे टारगेट थे 2000 रुपए के, आज 2105 रुपए का हाई टच किया और अभी भी 2075-76 के लेवल्स पे है। तो एमटार टेक्नोलॉजीज ने भी जबरदस्त परफॉर्म किया है। अनिल जी आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक एक ऐसे सेक्टर से है जो आजकल वापिस बहुत फोकस में है, रेलवे की सेफ्टी वाला सेक्टर। और यहाँ से पिक किया मैंने HBL पावर को 166 के लेवल पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 185 के, स्टॉप लॉस रखना 160 रुपए का। अनिल जी रेलवे में जो जब से ये बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, अनफॉर्चुनेट एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद से रेलवे सेफ्टी वाले जो स्टॉक्स है बिल्कुल फोकस में है। और ये कंपनी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जिसको कवच कहते हैं, जो अपने टर्म्स में कवच बनाती है, और वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज है जो ये कवच बना रही है। और इनको हाल ही में ईस्टर्न रेलवे से 220 करोड़ का ऑर्डर मिला था, टू बी प्रिसाइज 27 जून को। और आज ऐसे कई जगह खबरें छपी है, प्रिंट मीडिया में भी है, कि रेलवेज आने वाले 6 साल में ट्रेन के सिग्नलिंग सिस्टम को रिवैम्प करने में 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी। तो उसका एक बड़ा फायदा HBL पावर जैसी कंपनी, फिर सीमेंस जैसी कंपनी, इन सबको हो सकता है। तो एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के पास। और इसके अलावा एक कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है बैटरीज की, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है निकल कैडमियम बैटरीज की, और ग्लोबली प्रेजेंट है अक्रॉस 80 कंट्रीज। 18% रेवेन्यूज इनका एक्सपोर्ट से आता है। फिर ये डिफेंस के लिए बैटरीज बनाती है फॉर सबमरीन्स, फॉर टॉर्पीडोज, मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। यू नेवर नो, कल जो फ्रांस में ऐसे माना जा रहा है डेफटेक के पे काफी कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, तो उसका भी एक बड़ा बेनिफिशियरी ये स्टॉक हो सकता है। फिर सीमेंस जो जर्मनी की कंपनी है, उसको भी ग्लोबली उनके कोचेस के लिए बैटरी सप्लाई करती है कंपनी। तो इस तरह की कंपनी है। बाकी अनिल जी मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ, और एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, मार्च क्वार्टर भी अच्छा था, तो खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 185, स्टॉप लॉस ऑफ 160। और अनिल जी आज का जो दूसरा स्टॉक है, एक शुगर स्टॉक को लिया मैंने, यहाँ से पिक किया है धामपुर शुगर को, जो अभी 271 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 285 के, स्टॉप लॉस रखना है 265 का। एक जबरदस्त कंपनी है फ्रॉम द शुगर स्पेस, और इनकी एथेनॉल की भी अच्छी खासी कैपेसिटी है 400 किलोलीटर पर डे की, और नई एक डिस्टिलरी भी इनकी कमीशन होने जा रही है, तो उसका भी फायदा मिलेगा। एथेनॉल की अपनी स्टोरी है, भारत में सरकार का फोकस है 10% से 20% ले जाने का एथेनॉल की ब्लेंडिंग को, तो उसका एक बड़ा डिमांड हम देख ही रहे हैं। बाकी शुगर प्राइसेस भी इंटरनेशनली भी फर्म्ड अप है, और भारत में भी अच्छी तेजी चल रही है, अच्छी डिमांड है। फिर कंपनी के पास 220 मेगावाट का पावर भी है, जिसमें 50% ये खुद का कंजम्पशन करते हैं और 50% सेल करते हैं। और इतना ही नहीं, ये यूपी में मोलासेस को लेके गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो 18% मोलासेस
इंडियन मेड ये लिकर कंपनीज को देनी पड़ती है। तो इस कंपनी ने भी अपना IMFL ब्रांड लॉन्च किया हुआ, जिसके कारण इनके जो इस सेगमेंट से मार्जिन है वो काफी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी, ये जो शुगर सेक्टर की तेजी में एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है जो अच्छा करना चाहिए, और इसमें खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 285, स्टॉप लॉस ऑफ 265। ओके, तो 285 का टारगेट, 265 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करें धामपुर शुगर, और 185 के टारगेट के लिए खरीदारी आपको करनी है HBL पावर। दो बेहतरीन पिक सेठी साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कॉल शेयर। बिल्कुल सेठी साहब, आपके बात करते करते आप देख सकते हैं, जरा जो सेठी साहब प्लेट दिखा दीजिए भाई। हमने अपना वादा 100% तो नहीं निभा पाए, 50% निभाया। 50% कैसे? 100% कुणाल जी भी चाहते थे उन तक भी पानी पूरी पहुंचे, वो नहीं कर पाए, लेकिन हमने सेठी साहब को वादा किया था जब तक वो खत्म करेंगे अपनी पिक्स तब तक हम पानी पूरी खत्म करें। खत्म हो चुकी है। अच्छा है, हमें नहीं पता था कि अगर सेठी साहब इतना समय लेंगे, हम 2 प्लेट और मंगवा जाते हैं। सेठी साहब आपने जब तक बोला था 2-3 प्लेट हम और ले सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अनिल जी सुनिए, मुझे तो एक्चुअली एक्सपीरियंस है आपके साथ पानीपुरी पुचका खाने का, कलकत्ता की स्ट्रीट पे, केमेक्स स्ट्रीट पे, वर्धा मार्केट के बाहर हमने साथ में रोड पे खड़े होकर पुचका खाया था। वंस अपॉन अ टाइम। हाँ, वंस अपॉन अ टाइम। मैं भूल जाता हूँ, जल्दी जल्दी खिलाया करें वापस से। याददाश्त थोड़ी स्पीड अच्छी है खाने की, तो हो जाएगा आपका काम। नहीं भगवान, खाने की सब सारी पोल खोल ली। चलिए, लुकिंग फॉरवर्ड अगेन, सी यू सून। आइए वागले साहब का किया जाए स्वागत। बिल्कुल। अच्छा, वागले साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे, तब तक आइए आशु सर के पास चलते हैं। स्विंग के सुल्तान आशु मनान। आशु सर बताएं सर आपकी स्प्रेड स्ट्रेटेजी। अनिल जी देखिए, एक तो मैं जल्दी से अपडेट दे देता हूं कि मार्केट में अनिल जी जो निफ्टी का व्यू है वो वही है जैसे अनिल जी कल फिन निफ्टी में वापस से अनिल जी हमने बात की थी कि इंडेक्स में एक नीचे का मुझे झटका लगता है, जब तक नहीं लगेगा मुझे वो कंफर्ट नहीं आएगा, और उसके लिए हम कोई ना कोई स्प्रेड बना के रखेंगे। तो अनिल जी कल आपने देखा कैसे वो फिन निफ्टी में कल अफरा तफरी मची और सारे पुट सेलर्स का क्या हाल हुआ। अनिल जी मुझे निफ्टी में अभी भी वो कंफर्ट नहीं है, तो मैं अपडेट दे रहा हूँ कि जो 400-250 का स्प्रेड हमने बनाया हुआ है 16 रुपए में, वो अभी भी 16 रुपए से ऊपर ही है, वो दे रहा है। एक नया स्प्रेड अनिल जी कल के लिए निफ्टी का, निफ्टी की 19,400 की पुट लेनी है और 19,300 की पुट 2 बेचनी है। अब यानी जी 100 पॉइंट के डिफरेंस में बना और कॉस्ट है इसकी 9 या 10 रुपए। अनिल जी मुझे लगता है कि कल एक एक्सपायरी है, ये एक पंट है अनिल जी, इसको जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा अनिल जी सिलसिला या कोई स्टोरी बन जाती है कि वो 10 रुपए की चीज जैकपॉट मार सकती है। तो मैं तो अनिल जी जितना लॉन्ग स्टॉक्स इसी में टाइम ज्यादा ना लेते हुए अनिल जी इसी फ्लो में बता दूंगा। हैविंग सेड दैट, सारे स्टॉक्स अनिल जी जो डिलीवरी के लिए दिए, लेड बाय अशोक लेलैंड, जो मैंने ऑप्टिमिस्टिक टारगेट में दिया 200 प्लस का, अशोक लेलैंड, भेल, सेल, ONGC, पेट्रोनेट, जितने भी कवर किए वो सब के सब अनिल जी ठीक ठाक हैं, वो लॉन्ग रखने हैं। ONGC भी चल रहा है, भेल भी अनिल जी मतलब ऐसा स्टॉक जो कि बैंड में चला गया उसके बाद ही बैंड में भी निकल के ऊपर खड़ा हो गया, तो अनिल जी वो इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये सारे डिलीवरी वाले स्टॉक्स हैं, इनमें टेम्परेरी मंदी के इंडेक्स की मंदी से ना घबराना है ना बिल्कुल मतलब विचलित होना है। तो अनिल जी ये सारे स्टॉक्स लॉन्ग हैं। हैविंग सेड दैट, निफ्टी का जो बीच बीच में अनिल जी हमें जो ट्रेडिंग एक पैसे बनाने हैं उसके लिए भी स्प्रेड है। तो 400 की एक पुट लेनी है, 300 की 2 बेचनी है, सिर्फ 9 रुपए लगेंगे कल तक के लिए। हो सकता है अनिल जी अगर 400 से टुवर्ड्स 300 की तरफ एक झटका लग गया तो अनिल जी 9 रुपए 90 रुपए भी बन सकते हैं, लेकिन 25, 30, 40, 50 रुपए 4-5 गुना तो हो सकते हैं। और अनिल जी दूसरा स्टॉक है, दूसरा मेरा कॉल है स्प्रेड के थ्रू ही, वो है बुल स्प्रेड, वो स्टॉक में है। लेना है अनिल जी महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब महिंद्रा का अनिल जी फ्यूचर चल रहा है 1555-56 रुपए। तो मैं अनिल जी इसमें क्या कर रहा हूं, 1500 की कॉल ले रहा हूं। 1500 की कॉल अनिल जी जिसको हम डीप इन द मनी कॉल बोलेंगे, जिसका भाव चल रहा होगा 65-66 रुपए। तो अनिल जी करंट प्राइस से मैं सिर्फ 10 रुपए ऊपर का प्रीमियम देके मैं उस फ्यूचर को रिप्लेस कर रहा हूं ऑप्शन से, और इसके अगेंस्ट अनिल जी 1560 की एक कॉल बेचेंगे जिसका भाव चल रहा है 29-30 रुपए। तो मेरी कॉस्ट आएगी 36-37 रुपए। तो 36-37 का मतलब अनिल जी 1537 में मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉन्ग हूं, और 1555-56 का ऑलरेडी भाव चल रहा है। मुझे इस महीने के लिए अनिल जी महिंद्रा एंड महिंद्रा में और भी ट्रैक्शन लगती है, ये 1600 की तरफ भाग सकता है। लेने को अनिल जी फ्यूचर भी लेके कॉल बेच सकते हैं, कवर्ड कॉल जिसको हम कहते हैं कि एक फ्यूचर ले लें और 1560 या 1550 की कॉल बेच दें। लेकिन फ्यूचर लेते हैं अनिल जी अगर 100 पॉइंट निफ्टी घटा, 15 रुपए या 10 रुपए की भी गिरावट इसमें आई, जो कि एक नॉर्मल चीज है, तो अनिल जी वो घबरा जाते हैं सबके, क्या करें, रखें नहीं रखें, और अनिल जी वो 10 सवाल शुरू हो जाते हैं। तो अनिल जी महिंद्रा एंड महिंद्रा में
बुल स्प्रेड बनाना है, सारे स्टॉक जिनकी बात की है उनको लॉन्ग रखना है। और निफ्टी के लिए अनिल जी एक मैं पॉइंट अभी भी, जब तक वो मुझे वो एक डिप नहीं मिलता जिसके चांसेस पूरे हैं अनिल जी, गलत जा सकते हैं लेकिन मुझे 9 रुपए 10 रुपए 15 रुपए गलत जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है अगेंस्ट सो मच लॉन्ग विच वी आर होल्डिंग। 1500 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए आप M&M का, और सामने एक कॉल ऑप्शन बेच दीजिए 1560 वाला। ये आप बनाकर एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं 37 रुपए के आसपास। और 19400 का पुट ऑप्शन खरीदिए निफ्टी का, 19300 के 2 बेचिए। ये आपके लिए स्ट्रेटेजी। आइए वागले साहब तैयार, उनके लिए बिगुल, और उसके बाद में मेरी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी 2:45 बजे आएगी। वागले साहब के लिए बिगुल। वागले साहब स्वागत है आपका। आज कोई खास वजह सर, एकदम मूड में आप, लाइफलाइन? अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। एक स्टॉक ऐसा मेरे रडार पर आया है जो पिछले 3-4 महीनों के कंसोलिडेशन से निकला है। स्टॉक का नाम है NMDC। मुझे लगता है ये 104-5 में बॉटम बनाया है पिछले 1 महीने में, और आज ये मल्टीपल टॉप्स इसने क्लियर किया है जो कि लगभग 110 के लेवल पे है। तो अभी 112 का भाव है, 12 साढ़े 12 के आसपास। आपको रिस्क सिर्फ 2-2.5 रुपए की लेनी है। 110 के अगर नीचे जाता है तो काट लेना है। और ऑन द अपसाइड 120 का टारगेट मेरा है 2 से 3 दिनों का। तो 8 रुपए का रिवॉर्ड है, सिर्फ 2-2.5 रुपए की रिस्क है। ऐसा ट्रेड सेटअप एज अ ट्रेडर बहुत अट्रैक्टिव लगता है। बहुत कम बार, मतलब महीने में 4-5 बार ही आता है। इसके लिए मैंने बोला बिगुल यूज करूं और कवर करूं। धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया बिगुल यूज करने के लिए। NMDC है वो स्टॉक्स जहां पर 120 के टारगेट के लिए एक खरीदारी करने के लिए वागले साहब की तरफ। बिल्कुल, तो 120 का टारगेट NMDC करें इस पर खरीदारी। आइए अनिल जी की भी स्ट्रैटेजी है, थोड़ा लेट हो गए सेलिब्रेशन में, बट आइए लेते हैं उनकी स्ट्रैटेजी। सर बाजार का मूड ठीक ठाक है। अमेरिकी फ्यूचर्स थोड़ा बेहतर इस समय परफॉर्म कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स 1/4% ऊपर है। S&P 500 फ्यूचर्स में भी आपको हल्की खरीदारी आती हुई दिख रही है। यूरोप के बाजार में 1% तक की तेजी है। यूके में स्पेशली बड़ा उछाल है, 1% ऊपर यूके के बाजार दिख रहे हैं। रुपया आज लगातार तीसरे दिन मजबूत है, 6 पैसे की मजबूती अभी दिखा रहा है। बताएं सर क्या करना है इस समय? दीप व्यू न्यूट्रल है मार्केट पर, मंदी का नहीं है और अनाप शनाप तेजी का भी नहीं है। रेंज बाउंड मार्केट है, 19,400 के आसपास और नीचे खरीदना है, 19,500 525 के आसपास प्रॉफिट बुक करना है। दोनों में से जो आए पहले वो करेंगे। 3 बजे के बाद दोनों में से कोई भी आए तो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, ये 3 बजे तक की 15 मिनट के लिए काम है। अच्छा, 15 मिनट में पहले कोई आ जाए तो कॉन्ट्रा कॉल लेना, नहीं तो नहीं लेना, क्योंकि आज 3 के बाद 3:30 के बाद आज ओवरनाइट पोजीशन कम रखनी है। ढेर सारी चीजें, HCL टेक के रिजल्ट है, TCS के रिजल्ट है, हमारे महंगाई के आंकड़े और अमेरिका के, 4 चीजों से निपटना है। इसलिए आज अपने ओवरनाइट पोजीशन मिनिमम, बाइंग सेलिंग दोनों तरफ मिनिमम, फ्रेश नहीं बनानी। सो इससे पहले अगर डे हाई की तरफ आए थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, डे लो की तरफ आए थोड़ा खरीदिए। बैंक निफ्टी 44,700 750 के 700 के आसपास आए वहां खरीदिए, 44,900 45,000 के आसपास आए वहां थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। कोई खास ट्रेड आज इंडेक्स में आपके लिए है नहीं, नोटा काइंड ऑफ थिंग है, तो लेवल का इंतजार करें, वो ज्यादा बढ़िया आपके लिए। ठीक है, लेवल का इंतजार करते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। चलिए, यहाँ पर है हमारी नजर और बाजार में एक्शन भी आपको बनते हुए दिख रहा है। तब तक एक बिगुल भी तैयार है सुमित जी की तरफ से। बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु भाई का स्टॉक रडार पे है। मेटल सेक्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके हलचल मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है उसका भी भाव चल रहा है 84 रुपए 30 पैसे, 84 रुपए 40 पैसे, 84.30, 84.40 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है नेल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, जिसको बहुत पहले मैंने कहा था कि स्टॉक को ना नहीं करना है। ये स्टॉक पिछले कई समय से कंसोलिडेशन मोड में है और अब ये स्टॉक वापस एक बढ़िया मूव आने वाले समय में ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें, क्योंकि अब जस्ट मोमेंटम का इसके अंदर शुरुआत हुआ है और मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से आने वाले समय में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने वाला है। नेल्को के अंदर यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। ट्रेडिंग के लिहाज से जो इसमें नीचे में सपोर्ट बन रहा है अभी वो 82 साढ़े 82 का बन रहा है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के नेल्को में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 82.50 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट बनेगा 88 का, दूसरा टारगेट बनेगा 90 का। ये दोनों मेरे शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट मेरे को लगता है कि ये स्टॉक अब बड़ी तेजी के लिए तैयार होगा और 100 रुपए के लेवल आने वाले समय में ये क्रॉस करेगा। फिलहाल 82.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 88 और 90 के टारगेट्स के लिए।
तो ये है आपके लिए नाल्को जिस पर करनी है खरीदारी। मेटल्स और माइनिंग से जुड़े स्टॉक्स में आपको बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है, यहाँ पर मूव अच्छी दिख रही है। इस बीच सनी अग्रवाल साहब भी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको बाजार में आते हुए दिख रहा है, मूव स्टॉक्स से ही रिलेटेड आ रही हैं, बट एक व्यू आपसे मेटल स्टॉक्स पे लेना चाहूंगा। सडनली बड़ा रोटेशन आ रहा है मेटल स्टॉक्स में, वापस तेजी में आ रहे हैं कई सारे काउंटर्स। JSW स्टील भी अभी स्पाइक दिखा रहा है, क्या चल रहा है सर इस स्पेस में, जरा बताइए। गुड आफ्टरनून, मौका देने के लिए धन्यवाद। डेफिनेटली मेटल में हमने एक चीज पाई थी कि जो भी निगेटिविटी थी मेटल में स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रही थी। अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो इनकी जो लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन है उसी के आसपास सभी अब मेटल कंपनी ट्रेड हो रही है। आप यू टेक एनी कंपनी, अगर उसमें टाटा स्टील हो, NMDC हो, तो सभी मेटल कंपनी में रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली फेवरेबल था। और एक डेफिनेटली एक चीज तो है कि मेटल जो है सिक्लिकल सेक्टर है, ग्लोबल सिक्लिकल सेक्टर है। तो अगर ये एक नैरेटिव ये प्ले आउट हो रहा है कि फेड अपना जो रेट हाइक के अपने फैग एंड पे है और एक ग्लोबल रिकवरी हमें देखने मिलेगी डिमांड पर्सपेक्टिव से यूएस में भी। और एक रिसेंटली कुछ दिन पहले एक न्यूज भी आई थी कि चाइना प्रॉपर्टी मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी एक काफी बड़ा डिमांड ड्राइवर है मेटल के एंगल से। तो ओवरऑल जो पॉजिटिव नैरेटिव है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन यूएस, यूरोप, इंटरेस्ट रेट पिकिंग आउट, चाइना सपोर्टिंग प्रॉपर्टी मार्केट, वैल्यूएशन सपोर्टिव, तो ये सब चलते हुए कहीं ना कहीं एक मेटल में एक मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। और डेफिनेटली कंपनीज लाइक टाटा स्टील जहाँ एक डिसेंट अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। NMDC अगेन इट्स वेरी फेयरली वैल्यूड कंपनी। अगर मैं मिड कैप में जाऊँ तो कंपनीज लाइक गोदावरी पावर, श्याम मेटालिक, जिंदल सॉ, वेल्सपन कॉर्प जो कि पाइप काइंड ऑफ ऑफशूट ऑफ मेटल है, पाइप प्रोवाइड करती है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को, ये सब कंपनीज में डेफिनेटली एक मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। तो ये है वो सारे के सारे मोमेंटम वाले स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन भरपूर आता हुआ दिख रहा है। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और एक बड़ी खबर की तरफ करते हैं फोकस, जो आपके हमारे शायद उन सभी इन्वेस्टर्स की काम की है जो कम ट्रेड करते हैं, साल भर में अपने डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल बहुत ही कम मिनिमम करते हैं या खुला के रखे हुए हैं, काइंड ऑफ इनएक्टिव है। लेकिन होता क्या है, हर साल आपको मेंटेनेंस फीस तो देनी है, एनुअल चार्जेस तो देने हैं, तो थोड़े भारी तो पड़ते हैं, खासतौर से वो लोग जो ट्रेड नहीं करते हैं, लेके बैठ गए शांति से। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट का दायरा बढ़ाने पर फैसला करने की तैयारी में, या नहीं तैयारी है। इसका फायदा करीबन 20 लाख इन्वेस्टर्स को मिलेगा, 20 लाख डीमेट अकाउंट होल्डर्स को इसका फायदा मिलेगा। सेबी ने इसको लेकर स्टेक होल्डर्स यानी कि जो डिपॉजिटरीज हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ बातचीत शुरू कर दी है। मामला पूरा क्या है, कैसे ये 20 लाख इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचेगा, जरा समझ लीजिए। तैयार है हमारे साथ ब्रजेश कुमार बताने के लिए। ब्रजेश बताइए क्या है पूरी डिटेल्स। बिल्कुल, मामला यह कि जैसा आपने कहा कि जो बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट होते हैं जिनको BSDA कहते हैं, उन पर अभी लिमिट ये है कि 2 लाख रुपए तक की इक्विटी और 2 लाख रुपए तक की नॉन इक्विटी, यानी आप समझ लीजिए कि डेट में अगर किसी के वैल्यू की होल्डिंग है तो उस पर केवल 100 रुपये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगाने का नियम है। ये नियम 2012 में लाया गया था और इसके पीछे मकसद ये था कि लोगों को कैपिटल मार्केट से जोड़ा जाए और उसके लिए एक तरह से कहें कि इंसेंटिवाइज करने के लिए 100 रुपये की लिमिट रखी गई थी। लेकिन अब इस बात पर चर्चा की जा रही है कि क्या इस लिमिट को बढ़ा दिया जाए, और जो चर्चा चल रही है वो ये चर्चा है कि 5 लाख रुपए तक इक्विटी और 5 लाख रुपए तक डेट कर दिया जाए, या एक और आइडिया सोचा जा रहा है कि टोटल लिमिट, कंबाइंड लिमिट 10 लाख रुपए तक की कर दी जाए, जिसमें कि म्यूचुअल फंड भी शामिल हो जाए, डेट भी शामिल हो जाए और इक्विटी भी शामिल हो जाए। दलील यह है कि जब ये नियम लाया गया था 2012 में, उस वक्त जो है सेंसेक्स करीब 18,000-19,000 के आसपास था, निफ्टी करीब 5,700 के आसपास था। अब सेंसेक्स करीब 65,600 के आसपास है और निफ्टी भी करीब 19,500 के ऊपर आ चुका है। यानी इतना वैल्यूएशन बढ़ चुका है, तो लोगों की जो होल्डिंग रही होगी उसकी भी वैल्यू बढ़ी होगी। तो ये पुराने ज़माने के हिसाब से अब वैल्यूएशन बढ़ रही है, जो होल्डिंग है, सिक्योरिटीज़ हैं, तो क्यों नहीं इसकी जो सीमा है वैल्यू की उसको बढ़ाया जाए। अगर ये बढ़ता है तो करीब 20 लाख जो लोग हैं जो बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट होल्डर की कैटेगरी में आते हैं, वो लोग आ जाएंगे। मतलब 20 लाख लोग बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट कैटेगरी में वापस आ जाएंगे, यानी इतने लोगों को
फायदा होगा। तो 20 लाख डीमेट अकाउंट इस सर्विस के दायरे में आ पाएंगे, ये है बड़ा फैसला अगर सेबी लेती। तो कब तक होने की उम्मीद? अभी शुरुआती चर्चा है जिसमें एक व्यू ये आ रहा है जो खासतौर पर ब्रोकर साइड से आ रहा है कि अगर लोगों की वैल्यू बढ़ी है, लोग कमा रहे हैं इन्वेस्टमेंट से, तो फिर उनको 100 रुपए के बदले 150 कर देंगे या 200 कर देंगे, तो लोगों को क्यों, मतलब लोगों को देने में कोई बहुत परेशानी नहीं होगी। दूसरा व्यू ये भी है कि 20 लाख है, अगर आप 100 से जोड़ देंगे तो कितना होगा, 20 करोड़ ही होगा ना, तो इतना कोई बहुत बड़ा बर्डन भी नहीं आ रहा है इंडस्ट्री पे, तो क्यों नहीं इसको कर देना चाहिए। ठीक बात है। तो चलिए ये एक बड़ा एक्शन सेबी की तरफ से तो अच्छा है सर, हाँ वैलिड है, बढ़िया है, अच्छा है। जो लोग नहीं करें, लेकिन ब्रोकर ये चाहेंगे ये करे। वो तो है। हाँ, वो थोड़ा रेजिस्टेंस है। हाँ, लेकिन नंबर भी छोटा है, 20 लाख का 12 करोड़ डीमेट अकाउंट में 20 लाख अकाउंट ये है। नहीं। और उस वक्त जब ये लाया भी गया था तब 2 करोड़ डीमेट थे 2012 में। आज की तारीख में आप देखें तो 12 करोड़ डीमेट है। तो चलिए आइए बढ़ते आगे। बिल्कुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी वाला। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करनी है एक डिक्लाइनिंग काउंटर में SRF, ये पर्टिकुलर स्टॉक आइडिया हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। लगातार ऑलमोस्ट 3 महीने से ये पर्टिकुलर स्टॉक एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में रहा है, बट जिस तरीके से यहाँ पर 2200 के आसपास एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जल्दी एक ट्रेंड रिवर्सल सेट हो जाना चाहिए। सो 2320 के लक्ष्य के लिए 100 पॉइंट की तेजी के लिए यहाँ पर SRF में खरीदारी करनी है एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 2190 पे। ये फ्यूचर्स के लेवल है ऑब्वियसली, एंड 2320 के आसपास मुझे लग रहा है एक ही टारगेट रखना चाहिए। 1 से 2 दिनों में मुझे लग रहा है ये मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। बाद केमिकल स्टॉक्स पर खरीदारी की राय आ रही है, वरना हम रिसेंटली तो देख रहे हैं भारी पिटाई इन केमिकल काउंटर्स की हुई थी। एक बार सनी अग्रवाल साहब से भी बात करी जाए जहां तक SRF और बाकी केमिकल स्टॉक्स का सवाल है। आई थिंक आज सर चीन में लंबे समय बाद थोड़ा केमिकल प्राइसेस में एक रिबाउंड का ट्रेंड भी आते हुए दिख रहा है। अदरवाइज तो भारी पिटाई हुई है रिसेंटली इन केमिकल स्टॉक्स की। वैल्यूएशन के लिहाज से अभी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं या फिर आगे और दबाव संभव है सर इधर? या डेफिनेटली केमिकल में थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना होगा। जो कंपनी लाइक SRF, जिसमें पता है कि इसमें आगे जाके जो डिमांड एनवायरनमेंट है, एक क्वार्टर के बाद जो सेकंड क्वार्टर होता है इसका, जो बेसिकली जो फ्लोरोकेमिकल बिजनेस है जो कि AC इसमें जाता है, उसकी डिमांड काफी बेहतरीन होती है। तो SRF डेफिनेटली एक सपोर्टिव प्राइस पे आ गया है। तो इसमें थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना होगा। कंपनी लाइक एथर इंडस्ट्री, जिसे अभी एक काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था, वो उसके बाद एक मोमेंट एक लंबी रैली हमें देखने मिली थी 1000 से 1300 की, और फिर से अब करेक्ट हुआ है। तो यहाँ एक डेफिनेटली कोई पोजीशन बना सकता है। एंड कम और बाकी की जो कंपनी थे जैसे दीपक नाइट्राइट, इसमें भी एक काफी बड़ा एक्सपेंशन प्लान अनाउंस हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि केमिकल इंडस्ट्री जो ऐसी इंडस्ट्री है कि विच इज अ गुड सेक्टर इन टेम्पररी ट्रबल। तो डेफिनेटली ये जो ग्लोबल फैक्टर है जो कि चाइना का डंपिंग है, वो कहीं ना कहीं सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहा है। बट अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लंबी निवेशक का इन्वेस्टर है, तो ये काफी अच्छा मौका है कि जो क्वालिटी बिजनेसेस है जैसे दीपक नाइट्राइट, SRF, नवीन फ्लोरिन, ये सब बिजनेसेस को ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करना चाहिए। आई एम श्योर नेक्स्ट 6 से 12 महीने में ये सेक्टर भी फिर से आउट परफॉर्म करने लगा और अच्छे रिटर्न यहाँ से देगा। और इसी में एक स्टॉक और जोड़ना चाहिए और एक प्रोडक्ट भी जोड़ना चाहिए जिसमें ये चाइना से एक्शन आता हुआ दिख रहा है, वो है एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड ये भी आपके लिए एक स्टॉक है जो एक्शन में रह सकता है। इससे जुड़ा हुआ है GNFC। हमारी टीम ये बता रही कि एसेटिक एसिड के दाम पिछले 15 दिनों में 10% से ज़्यादा बढ़े हैं चाइना में। चाइना में तेज़ी से दाम बढ़ते हुए दिखे, वापस से बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी आई। और GNFC एकमात्र मैन्युफैक्चरर है ग्लेशियल एसिटिक एसिड का, और इनके पास 3 बड़े प्रोडक्ट हैं, नीम, यूरिया, TDI और एसिटिक एसिड। ये उसमें से एसिटिक एसिड GNFC बनाता है इंडिया में, और उसके भी दाम पिछले 15 दिनों में 10% बढ़े। तो ये भी एक अच्छा रिबाउंड देता हुआ दिखा है दामों में। जिस तरह की कमी केमिकल्स में वापस से नीचे से SRF अभी सचिन जी ने कहा ही है, तो ये वापस से थोड़े थोड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो इसी पर एक बार जरा राय ली जाए ऐसे इस पे GNFC के स्टॉक पर भी। GNFC के स्टॉक पर भी आप राय दें। आपने वैसे तो केमिकल के सारे स्टॉक बोले, मुझे नहीं ध्यान में, GNFC भी आपने बताया, देना चाहेंगे सर राय आप? सनी जी आपसे सवाल है। या डेफिनेटली अगेन केमिकल एक अपना प्राइस के ऊपर एक प्ले है डेफिनेटली। अगर एसिटिक एसिड के दाम बढ़े हैं
पिछले कुछ दिनों में, तो डेफिनेटली इसका एक प्ले तो बनता ही है GNFC में। एक आई मीन इफ समबडी इज ट्राइंग टू प्ले अ शॉर्ट टर्म मूव बेस्ड ऑन दिस प्राइस मूव, डेफिनेटली एक प्ले तो बनता ही। बिल्कुल, तो चलिए रखिए नजर इन केमिकल स्टॉक्स पर, थोड़ा एक्शन यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग बनते हुए दिखेगा। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका का भी करते हैं स्वागत। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या कर रहे हैं बाजार में? ऑप्शन लेंगे तो अगले एक्सपायरी की, यानी जो 20 तारीख को एक्सपायरी है, इसका प्राइस अभी 91.92 है। ये ध्यान रखना है कि अगली एक्सपायरी की है जो 20 तारीख को है। 19,500 की कॉल ऑप्शन 92 में मिल रही है और जिसका स्टॉप लॉस बनता है 65 का और ऊपर टारगेट बनते हैं 135 के। तो हम कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे जो अगली एक्सपायरी की है, कल की नहीं। तो 19,500 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय है आपके लिए इस वक्त आती हुई। साफ तौर पर 92 रुपये के आसपास खरीदिए। नितिन जी की तरफ से ये राय आपके लिए। नितिन जी एक बार जरा स्टॉप लॉस और टारगेट फिर से बताएं। ये स्टॉप लॉस होगा 65 का और टारगेट होगा 135 का। 65 और 135 ये है आपके लिए टारगेट जो आपको रखने हैं ध्यान में। चलिए बहुत ही बढ़िया। एक और स्टॉक है जिस पर राय मैं लेना चाहता हूँ हमारे एक्सपर्ट से। किससे पूछा जाए? जय से पूछा जाए। HDFC बैंक पर राय लेनी चाहिए क्योंकि HDFC लिमिटेड का आज आखिरी दिन है। उसके बाद ये HDFC बैंक में शामिल हो जाएगा। आज स्टॉक थोड़ा मजबूत खुला था, अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है। HDFC बैंक, जय क्या है चार्ट पर व्यू? अनिल जी 1630 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है HDFC बैंक में। पिछले 4-5 दिनों से अनिल जी कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो एक प्रेशर में ही रहा है ये स्टॉक, बट देन 1630 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये 1630 के लेवल्स होल्ड आउट कर जाता है अनिल जी तो एक बाउंस बैक हमें 1675-1700 के लेवल्स तक देखने मिल सकता है, विच वुड बी अ गुड बाउंस बैक। बिलो 1630 अनिल जी अगर ये ट्रेड करता है तो ये प्रीवियस लोस को टेस्ट करेगा 1580 के आसपास के। सो आई थिंक इट्स नियरिंग दी सपोर्ट एरिया। बस लेकिन HDFC लिमिटेड ये है वो दिग्गज कंपनी जिसका आज ट्रेडिंग का आखिरी दिन है और उसके बाद HDFC लिमिटेड के जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सब HDFC बैंक के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। तो आज HDFC लिमिटेड की विदाई का दिन है। वो विदाई हम अपने अंदाज में देने वाले हैं, उसकी भी तैयारी। लेकिन उससे पहले एक बार जरा वरुण तैयार है, पहले वरुण से समझ लिया जाए कि HDFC की डीलिस्टिंग की वजह से इंडेक्स में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली अनिल जी 45 साल बाद फाइनली HDFC लिमिटेड जो है उसकी यहाँ पे डीलिस्टिंग हो रही है, मार्केट से ये अब निकल जाएगा और आज इसका आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स है सब एक्सपायर हो जाएंगे और कल से HDFC बैंक जो है बिग एंटिटी वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। हालांकि HDFC लिमिटेड के 25 शेयर के लिए HDFC बैंक के 42 शेयर जो है वो दिए जाएंगे। HDFC बैंक में 100% हिस्सेदारी जो है वो पब्लिक शेयर होल्डर्स की होगी और HDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स की करीब 41% के आसपास की हिस्सेदारी होगी। जो बदलाव होने वाले हैं इसके चलते इंडाइसिस में सबसे पहले तो निफ्टी 50 में LTI माइंडट्री इसकी जगह लेगा, निफ्टी 100 में JSPL, मैनकाइंड फार्मा, निफ्टी 500 में मैनकाइंड फार्मा और निफ्टी नेक्स्ट 50 में LTI माइंडट्री की जगह JSPL आने वाला है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में LIC हाउसिंग फाइनेंस ऐड होगा। BSE सेंसेक्स में JSW स्टील ऐड होगा, 500 में JBM ऑटो, सेंसेक्स 50 में अपोलो हॉस्पिटल और सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में जोमेटो होगा। अपोलो हॉस्पिटल बाहर चला जाएगा। अब देखिए क्योंकि HDFC बैंक जो है वो अब मर्ज एंटिटी होगी, बड़ी एंटिटी होगी, तो बैंक निफ्टी में इसका वेटेज जो है वो बढ़ने वाला है। 26.9% से बढ़ के 21.9% हो जाएगा और करीब 500 से 600 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज आ सकते हैं। निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे तो फिलहाल करीब 8.6-8.7% के आसपास का वेटेज जो है वो HDFC बैंक का है। ये अब बढ़ के 14.4% हो जाएगा, यानी कि वेटेज के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ी कंपनी होने वाली है। सबसे ज़्यादा वेटेज अगर निफ्टी 50 में किसी का होगा तो HDFC बैंक का होगा। इनफैक्ट मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो रिलायंस के बाद ये सेकंड कंपनी होगी सबसे बड़ी मार्केट कैप के लिहाज से और इनफैक्ट दुनिया भर में अगर आप देखेंगे तो 4 सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाले बैंक जो है उनमें ये शामिल हो जाएगी। 4th नंबर पर ये बैंक आने वाला है। इसके चलते जाहिर सी बात है क्योंकि अब इसका वेटेज बढ़ेगा तो काफ़ी सारे बैंक्स का वेटेज कम होने वाला है, जिसमें इंडसइंड, AU, ICICI, SBI, कोटक सब शामिल है। इनके वेटेज में कमी आएगी। LTI माइंडट्री निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगा। 0.5% के आसपास के वेटेज के साथ 800 से 900 करोड़ के इन्फ्लोज आएंगे। JSW स्टील सेंसेक्स का हिस्सा बनेगा। 0.9% वेटेज के साथ करीब 1200 करोड़ के आसपास के इन्फ्लो आएंगे और JSPL क्योंकि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा होगा
तो 260 करोड़ के आसपास के इनफ्लोज यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो कल से आप एक बड़ी बैंक को देखेंगे HDFC लिमिटेड नजरों से ओझल। HDFC बैंक की वेटेज 14.4। हाँ, रिलायंस की फिलहाल कुछ 10.9 के आसपास। तो हाईएस्ट वेटेज अब हाईएस्ट, सबसे ज्यादा। बिल्कुल। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा HDFC लिमिटेड के इंडेक्स से बाहर निकलने की वजह से ढेर सारे बदलाव आपको होते दिख रहे हैं, लेकिन HDFC लिमिटेड दीप जाना जाएगा, माना जाएगा एक इतनी बेहतरीन पारी खेलने के लिए, जिन्होंने 40 साल में एक ऐसी लंबी पारी खेली जिसमें करोड़ों ऐसे हिंदुस्तान के लोग हैं जिन्हें अपने सर पर उन्होंने छत दी। उनके मेरे ख्याल से आदमी का सबसे बड़ा सपना जिंदगी में कोई हासिल करने का होता है तो वो अपना घर होता है। जी सर। और घर का वो सपना पूरा करने में HDFC लिमिटेड ने मदद की है। लाखों इन्वेस्टर्स को बड़ी वेल्थ बनाने का मौका HDFC लिमिटेड ने दिया है। तो आई एम श्योर कि HDFC लिमिटेड की तरफ से जो कुछ भी खुशियों के पल इतने इन्वेस्टर्स को और इतने होम बायर्स को दिए गए हैं वो हमेशा याद रखे जाएंगे। तो आज चूंकि आखिरी दिन है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एक तरीके से HDFC लिमिटेड को आज के बाजार से विदाई दी जाए, क्योंकि अब HDFC बैंक हो जाएगा। आज आखिरी ट्रेडिंग है। एक कुछ 2 पंक्तियां हैं गाने की जो HDFC लिमिटेड को समर्पित है, सुनिए। रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सपा बागी वफा में रहे न रहे हम। तो ये गाना HDFC के लिए, HDFC लिमिटेड के हिसाब से टॉप बॉसेस के लिए फिट होता है कि दीपक पारिक साहब, के मिस्त्री साहब, VS रंगन सर, रेणु सूद करनाड, और उसके बाद कई सारे HDFC बैंक में आदित्य पुरी साहब रहे हैं, नवनीत मुन्ना साहब HDFC म्यूचुअल फंड के हेड अभी हैं, प्रशांत जैन साहब ने इतनी लंबी इनिंग खेली है। मतलब अनगिनत नाम है जिन्होंने HDFC के ब्रांड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र महेश शाह भी रहे HDFC, जिन्होंने कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन संभाला इतने लंबे सालों तक। इन सब लोगों ने मिलकर जो HDFC लिमिटेड बनाया, एक बड़ा इमोशनल मोमेंट आई एम श्योर इन सब के लिए होगा। लेकिन जो एक बड़ा ऐसा कॉर्पोरेट हाउस बनाया है जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन तैयार की। आज हिंदुस्तान में बिना किसी प्रोमोटर बैकग्राउंड के इंडिया की नंबर 2 कंपनी बनाना अपने आप में किसी भी लिहाज से छोटी नहीं है। और शायद बाकी बैंक्स की जो अनलिस्टेड कंपनियों को और लिस्टेड कंपनियों को जोड़कर अगर एक साथ देखें, HDFC बैंक के साथ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये सब, तो और भी बड़ी कंपनी आपको नजर आएगी। तो सबको, जिन लोगों ने HDFC बनाने में इतना अपना योगदान दिया, अपनी ज़िंदगी दी, उन सबको जी बिजनेस की टीम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और नई इनिंग की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल सर। न्यू लुक HDFC बैंक अब कल से ये कंबाइंड मर्जर के बाद ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। आइए, कुछ और कॉल्स भी आ रही हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, वो भी ले लेते हैं और एक खास बिगुल भी बजाते हैं। कुछ और बेहतरीन कॉल्स के लिए यहाँ पर फोकस करेंगे। अनिल जी, फोकस थोड़ा बाजार पर डालना है। हम HDFC बैंक की तो बात कर रहे हैं, थोड़ी निफ्टी की रीबैलेंसिंग भी होने वाली जो इसकी वरुण बात कर रहे हैं, बट बाजार नीचे आते हुए दिख रहे हैं सर इस समय। थोड़ा कट है। LTI माइंट्री जो अब निफ्टी में एंट्री के लिए तैयार है, ये थोड़ा वीक दिख रहा है। तो आई थिंक ऑलरेडी प्री बाइंग इसमें हो चुकी है, क्योंकि 2.5% का कट अभी आया और अभी भी थोड़ी वीकनेस इसमें आती हुई दिख रही है ऊपरी स्तरों से। एक बार इसके चार्ट पर राय ले लेते हैं, क्या चल रहा है LTI माइंट्री में। सचिन जी जरा देखें LTI माइंट्री क्या व्यू है सर इसमें। दीपांशु, यहाँ पर मेजर ट्रेंड तो वैसे भी थोड़ी सी साइडवेज रही है, बट इमीडिएट बेसिस पे जो पिछले 4 दिनों से वीकनेस थी वो थोड़ी सी यहाँ पर एक्सिलरेट हुई है 4900 के ब्रेकडाउन के बाद। तो मुझे लग रहा है और भी शायद थोड़ी सी यहाँ पर एक्सटेंशन होनी चाहिए। मुझे लग रहा है 4650 के आसपास के स्विंग्स बन जाने चाहिए। तो अभी भी अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है इसमें तो आई थिंक बने रहने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको लंबा लगाना पड़ेगा, लगभग अराउंड 4855 के आसपास का, एंड शॉर्ट्स को कैरी फॉरवर्ड करने की मैं सलाह दूंगा 4650 के टारगेट के लिए। तो ये है आपके लिए LTI माइंट्री, जरा इस पर रखिए नजर। बाजार में थोड़ी वीकनेस आ रही है, आई थिंक इस पर आशु जी की भी कोई ऑब्जर्वेशन। आशु जी देखें सर, सडनली पिछले 5-10 मिनट में थोड़ा बाजार ऊपर से हल्के हुए हैं सर, क्या चल रहा है यहाँ पर। दीपांशु, मैं आजकल भी एक्सपेक्ट कर ही रहा था, ये तो टाइमिंग वाली बात है सारी की सारी। अब क्या कह सकते हैं, मैं तो कहा ही था कि मुझे तो निफ्टी में एक फॉल लगता है, जब तक वो इंडेक्स का फॉल नहीं आएगा आई वाज नॉट कंफर्टेबल। और इसीलिए मैं बार बार वो बियर स्प्रेड, चाहे वो 9 रुपये में बन रहा हो, 15 रुपये में बन रहा हो, इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ये जरूर रखना चाहिए, जैकपॉट लग सकता है। कल जैसे फिन निफ्टी में हुआ था, वो निफ्टी में
मैं परसों से बोल रहा हूँ कि सब लोगों को लगता है कि बोलते ही 50 पॉइंट बढ़ गया, ये तो स्प्रेड में क्या हो गया, ये हो गया। अरे स्प्रेड बनते ही इसलिए दीपांशु के 9-10 रुपए हम मतलब अगर स्वाहा भी हो जाए ना कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो तो ऐसा होता है ना बलि चढ़ाने के लिए होते हैं कि कुछ डबल पैसे हो जाए, ट्रिपल 4 गुना 5 गुना हो जाए। तो यही दीपांशु, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 10 मिनट्स में 75 पॉइंट्स का फॉल निफ्टी में हमने देखा और 100-150-200 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में, बट ये एक्सपेक्टेड लाइंस में। आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि मुझे इंडेक्स में दीपांशु वो जो पुट सेलर्स का कंफर्ट इतना मतलब ह्यूज हो गया है। उस दिन अनिल जी बोल भी रहे थे कि डेटा में नहीं दिख रहा, तो मैं तब भी मैंने कहा था कि मुझे डेटा से कुछ हटके देखना होता है। तो आई डोंट नो दीपांशु, आई मतलब मेरे पास कोई ऐसा रीजन नहीं है, बट द काइंड ऑफ कंफर्ट पीपल आर ड्रॉइंग इन सेलिंग पुट्स, और जो भर भर के लोग मतलब इतना कंफर्ट ड्रॉ कर रहे हैं, इंडेक्स जरूर झटका देगा उनको, मतलब छोड़ता नहीं है उनको, तो है ही है जो पुट सेलर्स होते हैं। 19,300 के नीचे भी लगता है आशु जी? नहीं अनिल जी, 19,250-300 यही लगता है, इससे नीचे का नहीं लगता मुझे। और वो आए नहीं आए तो अनिल जी नहीं पता, अपने को यह है कि हमें उस डायरेक्शन में ट्रेड करके पैसे बनाने हैं, और अदरवाइज अनिल जी वो सिर्फ टेम्परेरी फिनोमिना है एज ऑफ नाउ, उसमें कोई बहुत बड़ा डिप ही नहीं लगता। शॉर्ट टर्म वो 2-3 दिन है, स्टॉक्स लॉन्ग है, तो उसके अगेंस्ट तो अनिल जी वैसे ही अगर मैंने क्लाइंट्स को ये चीजें दिलवा रखी हैं तो इसके अगेंस्ट तो ये पुट तो जरूर होनी चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैंने कहा उसके बाद से 2 बार 19,500 का हाई भी बनाया है निफ्टी ने। कल भी 19,513, आज भी 19,507। हाँ, तो दोनों तरफ है। मतलब आपको 19,300 के नीचे की मंदी नहीं लगती, मुझे भी नहीं लगती। 19,500 के ऊपर की तेजी नहीं लगती, मुझे भी नहीं लगती। अब आप 19,500 को बेच के ट्रेड करना चाहते हैं, मैं लेके करना चाहता हूँ, फर्क इतना ही है। हाँ। और मैं 19,300 के आसपास खरीदने की भी राय दे रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा ना समझे कि व्यू एक ही तरफ का है। हाँ, ये बता दूं, आपने जिक्र किया इसलिए मुझे बताना जरूरी है कि मेरे बोलने के बाद 2 दिन से 19,500 भी टच कर रहा है। हाँ, लाइफ के आसपास। और आज भी हमारी सेल करने की राय थी 19,500-525 में, कल भी रेजिस्टेंस आपने बोला 500-525 पे रेजिस्टेंस आएगी। हमें उस लेवल पे बेचना है जहां लेवल पे पहुंचता है, दिन में एक मौका वहां देता है, उस लेवल पे लेगा। अब भी 19,300-350 की रेंज में आएगा तो वहां लेना है, वहां लेना है, लेकिन सिर्फ आज नहीं, क्योंकि मैंने कहा आज जो ट्रेड करना है 3 बजे तक करना है, 3 के बाद आज नहीं करना। हाँ, करेक्ट। आज नहीं करना है, भूलना नहीं है दी, ऐसा नहीं है। हाँ, भले रेंज आज नहीं करना है, कल वापस 19,300-350 सारे सिग्नल्स देख के करेंगे, क्योंकि आज 4 चीजें ऐसी हैं, मैं फिर से याद दिला दूं। HCL टेक, TCS के रिजल्ट है, हमारे महंगाई के आंकड़े और अमेरिका के महंगाई के आंकड़े। 4 चीजों में तेजी या मंदी, अगर समझो नीचे आई है 19,300-350 के आसपास बंद होता है, ट्रेडिंग रेंज के लोअर साइड पे बंद हो रहा है, और कल को अगर नंबर्स अच्छे अगर आप शॉर्ट करके जाएं तो रेंज के नीचे की तरफ बंद हो रहा है, और 3-4 चीजें खराब आ गई, IT पिट गया, हमारे महंगाई का आंकड़ा ज्यादा आ गया, अमेरिका का खराब हो गया, रेंज तोड़ के नीचे गया, तो ऐसी रिस्क क्यों रखना है? करेक्ट। इसलिए फ्रेश ट्रेड ना करें, जो ट्रेड है उसको हेज करके चले, कम पोजीशन रखे, कल वापस खुलेगा मार्केट, कल फिर कर लीजिए। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए, ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय। इस समय थोड़ा बाजार पर इस समय प्रेशर आते हुए दिख रहा है। नंबर्स HCL टेक और TCS के तो आज आने वाले हैं, कल विप्रो के भी नंबर्स आएंगे। HCL टेक TCS की तो हम बात कर चुके हैं थ्रू द डे, एक बार जरा विप्रो कल आने वाले इसके नंबर्स ये भी जान लेते हैं। कुशल हमारे साथ तैयार, कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए विप्रो के लिहाज से जो नंबर्स आने वाले हैं वो TCS और HCL टेक के मुकाबले और ज़्यादा खराब रह सकते हैं। रीज़न बीइंग, आप देखिए यहाँ पर इन्होंने कंसल्टिंग कारोबार में जो कैप्को का अधिग्रहण किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं अभी जो कंसल्टिंग कारोबार को लेकर ओवरऑल जो IT इंडस्ट्री में पिक्चर बनी हुई है वो कहीं ना कहीं थोड़ी डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ ही इशारा कर रही है, जिसका इम्प्लीकेशन कंपनी की डॉलर आय पर करीबन 1.9% की गिरावट के साथ $277 करोड़ पर रह सकता है। यही नहीं, कंपनी का कामकाजी मुनाफा आप देखिए वहां पर करीबन 0.6% की ही बढ़त एक्सपेक्टेड है। साथ ही कंपनी की जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पर मार्जिन एक्सपेक्टेड है वो ऑलमोस्ट 20 बेसिस पॉइंट्स की ही हम ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, यानी कि 16% पर कंपनी अपनी मार्जिन डिक्लेयर कर सकती है। IT सर्विस मार्जिन 16.2% हमारी एक्सपेक्टेड है। अब जैसा कि कंपनी अपना जो तिमाही नंबर्स के आधार पर अपनी गाइडेंस डिक्लेयर करती है, उस पर तो हमारा फोकस रहेगा ही। साथ ही BFSI और कंसल्टिंग कारोबार, इन दोनों एस्पेक्ट को लेकर कंपनी क्या कमेंट्री करती है वो काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि कंपनी का मुनाफा करीबन 3% गिरकर लगभग 3,000 करोड़ रुपए पर रह सकता है। तो लार्जली नंबर्स यहाँ पर भी सुस्ती के ही दिख रहे हैं। इनफैक्ट TCS और HCL टेक के मुकाबले ज़्यादा खराब एक्सपेक्टेड है विप्रो से, ज़्यादा खराब एक्सपेक्टेड है, लग तो यही रहा है, नंबर्स के एस्टिमेट तो यही बता रहे हैं। एक बार सनी जी से भी जरा राय ली जाए सर। IT अर्निंग्स TCS HCL टेक आज, विप्रो कल, और किसी को भी कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, गाइडेंस पर भी कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी क्या राय है सर?
या डेफिनेटली मार्केट बहुत लो एक्सपेक्टेशन से आईटी सेक्टर के रिजल्ट की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो कहीं भी जितनी भी निगेटिविटी है डेफिनेटली स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी प्राइस इन है। अगर हल्का फुल्का कहीं भी अगर डिमांड एनवायरनमेंट में थोड़ी बहुत भी पॉजिटिव कमेंट्री आईटी कंपनीज की ओर से आती है तो डेफिनेटली एक बाउंस बैक हमें देखने मिल सकता है। इसमें अगर मैं एक कंपनी को पिकआउट करना चाहूंगा वो है HCL टेक। अगर हम पिछले क्वार्टर देखें, फोर्थ क्वार्टर, उसमें भी HCL टेक ने रिलेटिवली बेटर नंबर पोस्ट किए थे, वैल्यूएशन में भी काफी चीप है। और अगर आज HCL टेक की कमेंट्री बेहतरीन रहती है तो डेफिनेटली वो स्टॉक मुझे लगता है कि एक आउट परफॉर्मर हो सकता है अमंग द टीयर 1 आईटी कंपनी। टीयर 2 आईटी कंपनी डेफिनेटली उनके नतीजे रिलेटिवली बेटर रहेंगे टीयर 1 आईटी कंपनी से। और वो चीज हमने स्टॉक प्राइस में भी देख ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है कि अगर हम देखें परसिस्टेंट, केपीआईटी, यू नेम एनी मिड कैप स्मॉल कैप आईटी कंपनी, और सब में एक अच्छी खासी रैली भी देखने मिली थी। तो लार्ज कैप आईटी कंपनी को डेफिनेटली मैं एक कमेंट्री के तौर पे मैं ट्रैक करना चाहूंगा कि डिमांड एनवायरनमेंट पे क्या कमेंट्री रहेगी एंड अकॉर्डिंगली इसके ऊपर व्यू लेना चाहिए। आईटी पर रखनी है नजर, और ऑफ कोर्स इस बार नंबर्स कैसे आते हैं उसके बाद आगे की डायरेक्शन भी पता चलेगी, बट फिलहाल थोड़ा प्रेशर आईटी से आ रहा है। कैश का ऑप्शन चलते हैं जय ठक्कर के पास। बताएं जय। दीप, मार्केट्स डेफिनेटली जैसे अनिल जी भी कह रहे थे थोड़ा साइडवेज है, और मैंने इसीलिए कल के क्लोजिंग सेशन में एक लॉन्ग ट्रायंगल इनिशिएट करवाया था। 19,600 का कॉल खरीदे, 19,300 का पुट खरीदा है ना। कल एक मूव आपको वो हिसाब से देखने मिल जाए एक बड़ा, बिकॉज अगर 300 के स्ट्राइक को पॉजिटिव होना है नीचे की तरफ तो केवल 75 पॉइंट गिरना है। हाँ, 600 के अगर ऊपर जाना है तो काफ़ी अभी लंबा दूरी तैर करनी होगी, बट देन आईटी में कुछ ना कुछ मोमेंटम आ सकता है। तो वो स्ट्रैटेजी में बने रहे। आई मीन वो तो मैंने हीरो जीरो के हिसाब से ही दी थी। अभी LNT मुझे वीक लग रहा है तो इसका 2460 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदें। ये 37.40 पर ट्रेड कर रहा है अभी, 24.60 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा दैट वुड बी एट 24.50 दी। सो लगभग 13 रुपये के आसपास का डाउन साइड रहेगा, विच इज़ अराउंड 3900। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये कैश का ऑप्शन के साथ मैच कर जाएगा। एंड टारगेट्स जो ऊपर में निकल कर आ रहा है, द फर्स्ट टारगेट विल बी 54 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 65। सो 54 एंड 65 ये दो टारगेट्स के लिए LNT का 2460 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे। लास्ट वीक में एक नेगेटिव क्लोज आया था LNT पे, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक नेगेटिव क्लोज आया, एक फॉल आया, कल एक बाउंस भी आया, बट वो सस्टेन नहीं कर रहा है। तो आई थिंक जब तक वो 2512 के हाइज नहीं निकाल रहा है LNT, टिल देन इट कैन जस्ट रिट्रेस इज प्रीवियस मूव। सो ओवरऑल साइडवेज टू नेगेटिव लग रहा है LNT। लग रहा है LNT, रखिए इस पर नज़र। रिसेंटली एक बढ़िया रिबाउंड और रैली इसमें आती हुई दिखी थी, अब थोड़ा मुनाफा वसूली आ रही है, बट LNT में मुनाफा वसूली चल रही होगी। मजगांव डॉक में ऐसे कोई आसार नहीं है। 9% की तेजी आज भी आपको आती हुई दिख रही है। कल 10% का अपर सर्किट लगा था। IPO प्राइस 145 का था, वहां से देख लीजिए करीब 12 गुना की गेन्स आ चुकी हैं। 165 के आसपास से अनिल जी ने आपको लगातार खरीदारी की राय दी है, वहां से 10-11 गुना की रैली आपको इसमें आती हुई दिख रही है। तो जबरदस्त एक्शन मजगांव डॉक में बना हुआ था, अभी भी बरकरार है। अनिल जी से एक फॉलोअप क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले एक बार देख लेते हैं लगातार मजगांव डॉक पर आपको क्या सलाह दी गई है। इसके लिए तो दीप ऐसा है ना, आप चाहें तो मैं आपको भी आधा दिन की छुट्टी दे सकता हूं, जाके आप IPO में इस IPO में पैसा लगाएं। मतलब ये मस्ट अप्लाई है, लगाना ही लगाना है। इसमें तो मतलब कोई सोचने की बात ही नहीं है। ऐसी अच्छी कंपनी मार्केट में आ रही है, पैसा डबल है, लिस्टिंग पे पैसा डबल है दीप। बहुत बहुत एक्सट्रीमली बुलिश हुई इस IPO पे। क्या करना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुकिंग करने का वक्त है, बहुत बढ़ गया है। सो मेरा जवाब अभी भी ना है। हाँ, अभी भी होल्ड करना चाहिए। सो मेरा ये समझना अच्छे लेवल पे एंट्री हुई है, अब भी आपको पोर्टफोलियो में पड़े रहने देना चाहिए कि अभी भी क्लियर कट होल्ड है। ओके, बहुत क्लियर कट होल्ड है। हाथ मत लगाना, हाथ नहीं लगाना, सोचना भी मत बेचने का, देखना भी मत। ये तो पोर्टफोलियो में रहेगा ही रहेगा। बेचा बहुत पाप लगे, मैं बता रहा हूँ। डिफेंस तो रखना ही रखना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सदाबहार थीम है, बिल्कुल छोड़ना नहीं। सदाबहार थीम है। क्या स्टॉक पकड़ा है सर, मतलब
नाम ही नहीं ले रहा रुकने। अब पिछले 2-3 दिनों की रैली देखिए, बाकी देखिए आज सुबह 1640 सर 50 कुछ था आज भी, वहां से भी और नहीं दीप ये कुछ ये स्टॉक्स अब ये है ना रिटेल से इंस्टीट्यूशनल स्टॉक होते हैं। अब ये स्टॉक इंस्टीट्यूशनल स्टॉक, आज सुबह राहुल अरोड़ा साहब भी बोल रहे थे कि अभी भी इनमें बहुत दम है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को 10-15% की विजिबिलिटी होना अर्निंग्स की उनके लिए काफी है। इस लेवल पे लाइफ हाई पर अगर आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट की और स्टॉक के 15% बढ़ने की साल की विजिबिलिटी हो तो भी वो ले लेंगे, और वो उसमें तो ये बिल्कुल फिट होता है। जिस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो काम आ रहा है, गजब का होता हुआ दिख रहा है। और इसलिए बार बार तो बेचना भी मत, सोचना भी मत। कभी कभी मैं बोलता हूँ आप सुना करो, मानते नहीं हो आप। मैंने क्या किया, 2 फायदे होते थे। आधे दिन की छुट्टी मिलती हाँ। और एप्लीकेशन लगाते तो पैसे भी है। बिल्कुल। मेरे को अगर बोलते मेरे बॉस मैं तो भाई साहब 2 दिन बोले, मैं 2 दिन की छुट्टी ले लूँ आधे दिन के बजाय। लेनी चाहिए, गलती कर सोचो दीप छुट्टी ली होती तो। एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम का टाइम था ना उसमें, तो नहीं वर्क फ्रॉम होम नहीं था, ये ऐसे पास में इधर ऐसे ही बैठ के दी छुट्टी। क्या बात कर रहे हो, वापस सुन के देख लेता पहले। वर्क फ्रॉम होम वाला नहीं था दीप, आई थिंक ये वर्क फ्रॉम होम था। तो फिर तो छुट्टी की भी जरूरत नहीं है। किसको पता चल रहा है आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? शो के बाद क्या कर रहे हो किसको पता चले? अब गलती ले ले। शो के बाद तो पता भी नहीं चलता ना कोई कर रहा है नहीं कर रहा है। हम तो फिर अच्छा, जो लोग शो में नहीं है उनका तो बिल्कुल ही पता चलता। वो तो करके आ भी जाते। शो में कम से कम उनका तो कंफर्म है कि इतनी देर काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम में। जो नहीं उनका तो बिल्कुल पता नहीं चलता है। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम का टाइम था, इसीलिए आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब समझ में आया। अगर यही वर्क फ्रॉम होम नहीं होता, ऑफिस होता तो पक्का आधा दिन की छुट्टी लेके जाते हैं। ये तो रियल छुट्टी है, बाकी वर्क फ्रॉम होम में छुट्टी क्या है? एग्जैक्टली। चलिए एनीवे 3-20 की स्ट्रेटजी कर ले दीप। कर लेते हैं सर, आइए 3-20 की स्ट्रेटजी। ग्लोबल बाजार आज ठीक है। एक्चुअली कई दिन बाद हम देख रहे हैं ग्लोबल बाजार आपको ठीक दिख रहे हैं, हमारे बाजार थोड़े नरम है। यूजुअली हम देखते हैं हमारे बाजार ठीक ठाक होते हैं, ग्लोबल सुस्त होते हैं। 50 पॉइंट ऊपर डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स हैं, हल्की बढ़त आपको S&P फ्यूचर्स पे दिख रही है। 1% तक की तेजी यूरोप में आ रही है। रुपया अपनी मजबूती होल्ड कर रहा है 8 पैसे। ऑफ कोर्स हमारा इन्फ्लेशन और यूएस का इन्फ्लेशन दोनों डेटा आज शाम को आने वाले हैं। क्या करके जाए दीप? आज कुछ करना नहीं है, नया कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सी चीज है, फ्रेश पोजीशन कुछ बनानी ही नहीं है। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 19,300 का या 19,200 का पुट आपकी श्रद्धा के अनुसार आप करके जरूर रखें एज पोजीशन के तौर पर। शॉर्ट है नहीं करें तो भी चलेगा, क्योंकि आप नीचे आ गए हैं तो कोई ऐसा तो है नहीं कि 19,500 के ऊपर ही खुल के नया हाई बना देगा सीधा। चांस कम है। फिर भी सेफ्टी के लिहाज से एक दिन सेफ्टी के लिहाज से कॉल खरीदने में कोई हर्ज नहीं। तो 19,500 19,300 ये आपके पास में ऑप्शंस के जरिए हेज करना चाहें तो कर लें। और अगर पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टली तो बुक कर ही लें, ताकि कल के लिए आपके लिए रिस्क कम रहे। बैंक निफ्टी 44,627 लगातार चौथा दिन कमजोर हो रहा है, ये संकेत साफ कमजोरी के दे रहा है। तो अगर आपके पास बैंक निफ्टी लॉन्ग पोजीशन है, एज ए डिसिप्लिन आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। आज मैंने इसीलिए स्टॉप लॉस 44,650 का दिया था, छोटा दिया था, वो भी ट्रिगर हो रहा है, इंट्राडे भी ट्रिगर हो रहा है, क्लोजिंग भी हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेना चाहिए। और फिर भी अगर कोई ये सोचता है कि नहीं मैं तो एक दिन और देखूंगा, तो 44,500 का आपका पुट लेके जाना जरूरी है। हाँ, हेज 100% होना चाहिए। और शॉर्ट है तो कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी करना चाहें तो 44,900 या 45,000 का कॉल ऑप्शन खरीद के हेज कर सकते हैं। तो अगर लॉन्ग पोजीशन है स्पेशली, तो थोड़ा आप हेजिंग जरूर अपने पास रखें, ताकि कल को कहीं गैप से खुले तो दिक्कत ना हो। लॉन्ग पोजीशन में ज़्यादा ऐसा रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा है, शॉर्ट पोजीशन में थोड़ी सी कम है। ये तो दोनों ही तरफ है, क्योंकि 4 चीज़ें हैं, 2 इन्फ्लेशन के नंबर और 2 रिजल्ट। मुंह किसी भी तरफ आ सकता है, क्योंकि IT शेयरों से जैसे किसी को उम्मीद नहीं है और अच्छा करके थोड़ा भी तो भाग जाएंगे। इन्फ्लेशन वगैरह दोनों को हमारे वहाँ के ठीक ठाक लग रहे हैं, और खराब आ गए तो बढ़ जाए, और दोनों एक साथ खराब या दोनों एक साथ अच्छे आ गए तो क्या करोगे? तो इसलिए कुछ भी कॉम्बिनेशन कुछ भी बन सकता है। तो हल्के रहने में समझदारी है, बस ये ध्यान रहे। और बाजार वही प्रोसेस कर रहे हैं, हल्के हो रहे हैं जी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हल्के होने में समझदारी है, ये आपके लिए राय आ रही है जी की तरफ से। आइए बैन से बेनिफिट अपडेट ले लेते हैं। आशीष हमारे साथ तैयार। बताएं आशीष, 9 स्टॉक्स हैं बैन में। बिल्कुल दीपांशु, बहुत लंबी लिस्ट है यहाँ पर। अगर आप देखें 2 स्टॉक ऐसे हैं जो फाइनली बैन से बाहर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो BHEL है, 79% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। और दूसरा नाम आता है ग्रैनुअल्स का। यहाँ पर अगर आप देखें तो बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा नीचे, लेकिन पोजीशन अब बढ़ तो नहीं पाएंगी। 79.75% है, 80% से नीचे आ गया है। तो BHEL और ग्रैनुअल्स ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो बैन से बाहर आ जाएंगे। बाकी के तो इंडिया सीमेंट्स, डेल्टा कॉर्प, जी एंटरटेनमेंट, PNB, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और मनोपुरम, ये स्टॉक्स बैन में बने रहेंगे। फ्रेश एंट्री करने जा रहा है हिंदुस्तान कॉपर, जहां पर अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट में बड़ा उछाल देखने को मिला है। कल करीब अगर आप देखें तो 92% के आसपास थी, अब पोजीशंस बढ़कर हो गई हैं 100%, तो 95% के आंकड़े को पार कर दिया है।
हिंदुस्तान कॉपर एंट्री करेगा। एक एंट्री कर रहा है, 2 बाहर आ रहा है। ओके, तो एक एंट्री हिंदुस्तान कॉपर की आ रही है, उस पर रखें नजर। डेल्टा में कितनी पोजीशन दिखा रहा है आशीष इस समय? दीपांशु डेल्टा कॉप में है 89.7, 90% रहना पड़ेगा। नहीं आ रहा, एक दिन और रहना। तो बाहर कौन आएगा? BHEL और ग्रैन्युल्स दोनों बाहर आ जाएंगे। दोनों बाहर आ रहे हैं। मुझे लगा डेल्टा शायद आ जाए, लेकिन अभी भी नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आ रहा। ओके, और एंट्री होगी हिंदुस्तान कॉपर की। माइनिंग बिल्स के बारे में जो बातें चल रही है उसके चलते हुए हिंदुस्तान कॉपर में तेजी की पोजीशन काफी बनी। तो देखते हैं कल क्या एक बड़ा गैप दिखाता है, क्या करना चाहिए। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेरे पास एक सेल कॉल रडार पे आया है। ऑटो सेक्टर के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 624.25, 624.50, 624.25, 624.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर। टाटा मोटर में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने का संकेत मिल रहा है। वैसे भी स्टॉक ने एक वन वे तेजी दिखाया है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग स्वाभाविक है। तो स्टॉक के अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 630, 632 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 632 का स्टॉप लॉस लगा के टाटा मोटर के अंदर यहाँ पे बिकवाली करे। 1-2 दिनों के अंदर जो नीचे में लेवल देखने को मिल सकते हैं, 615 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 610 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। प्योर मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए 1-2 दिनों के लिए टाटा मोटर पर यहाँ पे बिकवाली करे। 632 का स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में 615 और 610 ये लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करें टाटा मोटर। टाटा मोटर्स ये आपके लिए रहा है सुमित जी की तरफ से, और एंड में यहाँ पर भी थोड़ी गिरावट इस समय हो रही है। आइए फेडरल बैंक, इसके भी नंबर्स आने वाले हैं। आईटी के तो नंबर्स हैं फ्रंट एंड सेंटर, बट फेडरल बैंक के भी नंबर्स आएंगे कल। तो एक बार वरुण से जान लिया जाए क्या है यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस। वरुण बताइए फेडरल बैंक। तो दीप, ग्रोथ अच्छी रहेगी लेकिन मार्जिन्स पे दबाव रहने वाला है। सबसे पहले एनआई बता दूं, 21.5% की बढ़ोतरी होगी। मुनाफा 33% बढ़ेगा, 800 करोड़ के आसपास आने का अनुमान है। ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस यहाँ पे थोड़ी कमी आ सकती है, और मार्जिन जो है 3.3% से गिर के करीब 3.2% के आसपास आ सकते हैं। देखिए, वैसे भी कंपनी ने अपने जो अपडेट दिया था उसमें कुल डिपॉजिट और एडवांसेस में 21% की बढ़ोतरी की बात की थी, और वहाँ पे कासा रेशियो जो है उसमें गिरावट देखने मिली थी। तो इसी का इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है। वैसे भी मैनेजमेंट ने पिछले जो क्वार्टर था उसमें गाइडेंस दी थी कि आगे मार्जिन 3.3% से 3.35% के बीच में ही रहने वाले हैं। तो शायद इसके लोअर एंड पे आपको मार्जिन्स या फिर उससे थोड़े कम आपको मार्जिन्स देखने मिल सकते हैं। तो नतीजे ठीक रहेंगे, मार्जिन्स पे दबाव रहेगा। इनफैक्ट पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री की शायद इस बार यही हालात रहने वाले हैं। ओके, तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक, इस पर रखनी है नजर। सनी जी कोई व्यू फेडरल बैंक पर? सर नंबर से पहली बड़ी बैंक अर्निंग्स आने वाली है। या डेफिनेटली, आई मीन कंपनी ने जो प्रोविजनल अपडेट दिए थे काफी बेहतरीन अपडेट दिए थे, और कहीं ना कहीं वैल्यूएशन में भी एक काफी चीप बैंक है। बट हमने हिस्टोरिकली देखा है कि फेडरल बैंक में एक स्टेप अप इन, अगर मैं स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो एक स्टेप अप मूव देखने मिलता है। हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे 80 to 100 के बैंड में काफी समय चला था। इस सीट को जब कॉन्फिडेंस आया तो हमने देखा कि बैंड शिफ्ट होकर 130, 150 हुआ है। अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि जहाँ फेडरल बैंक में एक अंडर परफॉर्मेंस भी देखने मिला है। एट द सेम टाइम अगर मैं रिजल्ट पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ तो काफी अच्छी बेहतरीन नंबर भी बैंक देने वाली है। तो मुझे लगता है कि अब जिससे राइट टाइम की अब स्टॉक का एक मूव होना चाहिए 130 to 180 के रेंज में ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ। तो वी आर पॉजिटिव ऑन फेडरल बैंक पर। देखते हैं कैसे नंबर्स आते हैं और ट्रेंड इस बार कैसा निकल कर आएगा बैंक अर्निंग्स से। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। कल के शानदार अपमूव के बाद आज थोड़ा कंसोलिडेशन वाला मार्केट रहा है। अगर आप देखेंगे तो वैसे 50 पॉइंट नीचे निफ्टी बंद हो रहा है, 100 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी और करीब 200 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है। तो उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, 1/4% की वीकनेस आपको आती हुई दिख रही है। इंट्राडे में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको काफी दिखा है, और स्पेशली पिछले आधे 1 घंटे में फॉल थोड़ी ज्यादा आई है। तो ऊंचाई से आपको थोड़ी फॉल ज्यादा दिखेगी, करीब 125 अंक ऊंचाई से निफ्टी नीचे बंद हो रहा है। होल्ड आउट किया है ओएनजीसी ने, आयुष्मान मोटर्स, कोटक बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, टाइटन, टाटा कंज्यूमर, जेएसडब्ल्यूसी, एसबीआई, और कल की 4% अपमूव के बाद रिलायंस भी स्टेडी बंद हो रहा है। बट वीकनेस जैसे हम बात कर रहे थे टाटा मोटर्स में आई है। अदानी एंटरप्राइजेस टॉप लूजर है, 1.5% का कट दिखाता हुआ। इन्फोसिस 1.25% नीचे आपको दिखा है। अल्ट्राटेक 1% नीचे बंद हो रहा है। एलएनटी, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी आखिरी ट्रेडिंग दिन इसका करीब 1% नीचे बंद हो रहा है। एचडीएफसी बैंक 0.5% नीचे आपको बंद होते दिख रहा है। एचयूएल, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस नंबर से पहले ये भी आपको कमजोर ही दिखे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आए, भरपूर एक्शन यहाँ पर आपको दिखा है। एस्ट्रल 3.5% ऊपर था। एनएमडीसी 3.5% की तेजी दिखाता हुआ। पिरामिड एंटरप्राइजेस में अच्छी खरीदारी हुई। लुपिन लगातार अच्छी खबरें इस पर आ रही हैं, आज पॉजिटिविटी दिखाता हुआ। सिंजीन, बायोकॉन दोनों में पॉजिटिव एक्शन था।
बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में रिबाउंड रहा। अशोक लेलैंड, HDFC AMC, MCX, मैक्स फाइनेंशियल, सीमेंस लगातार दूसरे दिन, श्री सीमेंट्स और SRF यहाँ पर भी खरीदारी दिखी। डेल्टा कॉप आज का डिजास्टर 23% नीचे, जो GST काउंसिल का फैसला आया 28% GST को लेकर। बाटा में 3% की कमजोरी। टाटा कम्युनिकेशंस आज मुनाफा वसूली दिखा रहा था। LTI माइंट्री कल से निफ्टी का हिस्सा हो जाएगा, आज 2% नीचे बंद हुआ है। HAL, गुजरात गैस, AB फैशन, DLF, हैवेल्स, HPCL, मन्नापुरम, बिरला सॉफ्ट, क्रॉम्पटन, डिक्सन, डॉक्टर लाल, ये सारे काउंटर्स कमजोर रहे हैं सर। 50 पॉइंट नीचे ही से हल्की नरमी है, बट हाँ इंट्राडे में देखें तो थोड़ा ज्यादा स्विंग आज आपको बनते हुए दिखाई बाजार में। बिल्कुल, तो ये है पूरा का पूरा एक्शन जिस पर आपको करना है फोकस, और फोकस इसी फोकस को बढ़ाते हैं आगे, और बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। क्रूड की कीमतें $80 के आसपास पहुंच चुकी है। भारत रूस से पिछले साल भर से ग्लोबल रेट से भी सस्ती कीमत पर कच्चा तेल खरीद रहा है। तेल कंपनियों का खूब मुनाफा भी हुआ है, लेकिन आज पेट्रोल डीजल के दाम अभी भी घटे नहीं है। क्यों नहीं घटे? तेल कंपनियों की मजबूरी है क्या है? आज शाम 6 बजे इसी पर होगी चर्चा। पेट्रोल डीजल की कीमतों का महंगाई और रुपए की चाल से क्या है कनेक्शन, और क्या तेल की कीमतें कम होने का समय आ चुका है या अभी और वक्त लगेगा? ऐसे कुछ सवाल है जिनके जवाब लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। RS पांडे साहब होंगे हमारे साथ, पूर्व पेट्रोलियम सचिव, उनसे करेंगे मुलाकात। और RS शर्मा साहब भी होंगे, जो पूर्व चेयरमैन ONGC के रहे हैं। अजय बग्गा साहब हमारे जाने पहचाने एक्सपर्ट, चेयरमैन एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के, उनसे करेंगे हम बातचीत। सस्ता क्रूड फिर भी नहीं छूट, ये हमारी आज की विशेष पेशकश, और विशेष करके आप सब लोगों के लिए। बाकी तो आप पॉलिटिकल डिबेट वगैरह वो तो सब देख ही लेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान की शादियाँ वगैरह सब, वो सब तो चलता रहेगा, वो भी देखिए, एंजॉय करने के लिए वो भी ठीक है। ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं उसमें भी काफ़ी कुछ। हाँ, मैं देखता नहीं दीप, मैं सुन लेता हूँ। मेरे को अगर थोड़ा जानने में ना, मैं जैसे मृत्युंजय है, मुझे पता है मृत्युंजय जनरल न्यूज़ में इंटरेस्ट है। मृत्युंजय को बुला के 3 मिनट में समझ बताओ क्या हुआ, हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या सीमा हैदर, क्या बहुत चल रहा है आजकल। तो बस हमारे मृत्युंजय 3 मिनट में पता चल जाए। बाकी काम की चीजें मृत्युंजय आपको यही दिखाएंगे। कच्चे तेल को लेकर दिखाए, जो आपके पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या फायदा कैसे होगा आपका, वो खबरें देखिए। भारी बारिश से कई जगहों में जबरदस्त नुकसान हुआ है, गाड़ियों का, घरों का। ऐसे में इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे आपकी मदद कर सकती है? मोटर इंश्योरेंस बारिश बाढ़ से हुए नुकसान की कितनी भरपाई कर सकता है, और होम इंश्योरेंस कवर में क्या क्या शामिल होता है? आज ये बड़ा विशेष कार्यक्रम है आज के माहौल के हिसाब से। इंश्योरेंस का रेनकोट, ये जरूर देखिएगा आज 6:30 बजे हमारे मनी गुरु में। बहुत विशेष पेशकश, और देखना ज़रूरी है आपको, ताकि भगवान न करे इस तरह की आपदा में कभी भी आए तो जो नुकसान आप नहीं कंट्रोल कर सकते उसका तो कुछ नहीं, लेकिन जहां भरपाई कर सकती है वो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। TA रामालिंगम साहब होंगे, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के, और अमजद खान साहब होंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्प्लॉय बेनिफिट आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर्स के। इन दोनों ही इंश्योरेंस के दिग्गजों से हम करेंगे बात इंश्योरेंस का रेनकोट। आज के लिए इतना ही, और बाजार में फाइनल क्लोजिंग 55 अंकों के नुकसान के साथ 19,384 पर नुकसान, 223 अंक नीचे बंद होता हुआ सेंसेक्स 65,393 और 105 अंकों का नुकसान रहा। निफ्टी बैंक में 44,639, 44,650 का स्टॉप लॉस दिया था, वहीं पर जाकर 10 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। नैस्डैक फ्यूचर्स 35 पॉइंट ऊपर, डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर, और हम चलिए कल बड़े दिन का रहेगा इंतजार। TCS HCL टेक के नतीजे, हमारे महंगाई के आंकड़े, और रात को अमेरिका में महंगाई के आंकड़े, इन सब के बीच में आराम की नींद लें। गिफ्ट निफ्टी का, यानी कि गिफ्टी के सही लेवल्स रात को चाहे सुबह सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर देखें, आपको सही सटीक लेवल एकदम पूरे उतार चढ़ाव के नंबर्स के साथ मिलेगा। इधर उधर कहीं कोई देखने की जरूरत नहीं, ये आपको कल मिलेगा। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और आशीष सर, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद।